क्या क्या टॉपिक आपके सामने है, जरा उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। और फिर आज इंडियन एक्सप्रेस में ही जो सब कुछ खास था, आज चर्चा है मेरे प्यारे बच्चों एक सक्सगाम वैली की, सक्सगाम घाटी की। तो सक्सगाम घाटी, इसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को सौंप दी थी। अब चाइना को सौंप दी थी, तो ऐसे में सियाचिन के पास यह स्थित है और भारत के लिए इसका सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा मैनेजमेंट प्रबंधन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये मीडिया में इस समय खूब चर्चा में है और इसीलिए इस विषय पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी आपकी एक यूनिट है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका मैनेजमेंट, जिस पर एक ए से भी आपसे पूछा गया है कि भारत में सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट क्यों एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्यों एक जटिल चुनौती है, यह भी आपसे पूछा गया। तो ए से भी हम देखेंगे और जीएस पेपर 3 के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर अभी तक आ चुके हैं। जैसे एक बार पूछा था कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, सुरक्षा चुनौतियां, उसका मैनेजमेंट क्यों मुश्किल है, उसका मैनेजमेंट क्यों मुश्किल है। तो उसमें लिखा हुआ था दो कारणों से। एक तो कुछ देशों के साथ होस्टाइल रिलेशन यानी शत्रुतापूर्ण संबंध, और डिफिकल्ट टेरेन यानी वहां का जो कठिन या दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है। तो अब आप देख सकते हैं होस्टाइल रिलेशन जिनके साथ हमारे हैं, स्वाभाविक रूप से वो चाइना है और ये मुद्दा चाइना के साथ, और पाकिस्तान दूसरा है। तो पाकिस्तान के साथ गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यह विषय हम लोग बातचीत करेंगे। फिर इसको लेके आएंगे जीएस पेपर 2 भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध की दृष्टि से। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, कैसे हमारे रिलेशन खराब है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था, हालांकि 2013 के पहले वो प्रश्न पूछा गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसको उसके इरिटेंट पॉइंट्स, उसके क्षोभक बिंदु, इरिटेंट क्षोभक यानी कि तनाव। अब यूपीएससी ट्रांसलेट कैसे करता है, इरिटेंट को क्षोभक कह रहा है। तो ये विषय हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रीलिम्स के लिए सक्सगाम घाटी के बारे में सारी जानकारी आपको विद एमसीक्यू हमारी पीडीएफ में मिलती है। फिर दूसरे विषय जो आजकल चर्चा में, बीएमसी के चुनाव यानी जो मुंबई की नगर पालिका है, नगर निगम, उसका चुनाव, नगर निगम सॉरी, उसका चुनाव होने वाला 15 को। तो उसी संदर्भ में सिविक बॉडी क्या होती हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये हमारा पढ़ने का एक बेहतर मौका है। और क्या पता इस पर प्रश्न आए, क्योंकि इस बार इसकी मीडिया में बड़ी चर्चा। बेटे इसका बजट बहुत बड़ा होता है यार, मेरा तो दिमाग खराब हुआ। इसके बारे में मैं कल पढ़ा था कि 74,000 करोड़ इनका बजट है, जिसका आज इस आर्टिकल में भी जिक्र है। लेकिन मैंने ये पढ़ा कि जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, चेन्नई का लगभग 9,000 सीआर अप्रॉक्स, में मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं, जो मुझे अभी याद आ रहा है, और बेंगलुरु का भी लगभग 16-17 हजार करोड़ है। एक बार आप लोग चेक करिएगा, मतलब इतना कम। और इस यहाँ का 74,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब जो कहा जाता है कि मुंबई इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है भैया, है कि जब नगर निगम का इतना बड़ा, बीएमसी का इतना बड़ा बजट है 74,000 करोड़ का, तो फिर ये आज चर्चा में रहा। मैंने कहा एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जब भी चीजें कोई बहुत डिस्कशन में होती है। जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के लिए यानी लोकल बॉडी, आप देखोगे यूनिट नंबर 2 तो हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। और स्वाभाविक है जीएस पेपर 3, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही, 74,000 करोड़ की बात हो रही है। तो मुंबई एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है इंडिया का, उसको कैसे हम इकोनॉमिक एक्सेलेंस के लेवल पर ले जाएं, ये विषय भी डिस्कस करूंगा। और एसे और प्रीलिम्स की निगाह से, एसे यानी डेमोक्रेसी पर कोई भी एसे, और प्रीलिम्स। फिर इसके बाद एक डील हुई है बहुत बड़ी। आप सब इस चीज की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। ग्रामीण भारत में आज इतनी बड़ी आवश्यकता है बच्चों, आप लोग पता नहीं समझेंगे कि नहीं। जो मैं बार बार एआई की बात करता हूं, बार बार मैं एआई के जितने भी टूल्स हैं, नॉट ओनली चैट जीपीटी, तो हमें ये लगता है कि जैसे मैं कहता हूं, आप सब इस चीज को कम समझते हैं, ज्यादा समझते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा।
बट अभी भी इसको लेकर के वो हलचल नहीं, अभी भी हम इसका जो एआई वगैरह उसके बारे में खासकर, अब देखिए जब आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को आपको सोचवाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं कहता हूं कि आप सोसाइटी मत बदलिए, अपना परिवार बदल दीजिए, सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है, तो किसी को मत बदलिए, स्वयं को बदलिए, एआई की ताकत को पहचानिए। एआई की ताकत को आप पहचानिए, आप कितनी बड़ी ताकत है कि जो पैसे वाले हैं, अमीर, कौन सबसे आज के समय में सबसे हाथ में लोग कौन सा फोन रखना चाहते हैं? अगर उनकी रेंज में है तो सब आईफोन रखना चाहते हैं, या उसकी एस्पिरेशन उनके अंदर है, उसकी आकांक्षा उनके अंदर है रखने की। सत्य बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ करके आज उस एप्पल कंपनी को, क्योंकि वो एआई में पिछड़ रही थी, यानी जो दुनिया को लीड कर रही है, पॉइंट को पकड़िएगा, जो दुनिया को लीड कर रही है, हर हाथ में गर्व से मोबाइल फोन ऐसे दिखा करके रखा जाता है, या ऐसे रखा जाता है कि मेरे पास ये फोन है। आज उस इतने बड़े ब्रांड को, जिसको ब्रांडेड लोग अपना ब्रांड मानते हैं, आज उस ब्रांड को गूगल के साथ एक डील करनी पड़ी है एआई कॉपरेशन को लेकर के, यानी अब वो गूगल के एआई का यूज करेगा, चूंकि एप्पल एआई में पिछड़ रहा था। यानी गूगल और एप्पल के बीच में डील हुई है, गूगल की जो एआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी हेल्प लेगा अब एप्पल। बहुत बड़ी डील है। तो ये डील हमको भी सिखाती है, आपको भी सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बदलना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एप्पल गूगल एआई डील से चैट जीपीटी पार्टनरशिप पर सवाल उठे, चिंताएं बढ़ी। तो मेन इंपॉर्टेंट है दोनों की जो डील हुई वो क्यों हुई है। तो जीएस पेपर 3 साइंस टेक, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ए से प्रीलिम्स। तकनीक, तकनीक के बिना संभव कुछ भी नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं किसी भी राष्ट्र के विकास, सुरक्षा, प्राइवेट कंपनियों का रोल, और स्वाभाविक रूप से, और हम तो कहीं है ही नहीं दोस्त, इंडिया तो कहीं यहां है ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो वर्जिनल क्रिएटर्स हैं, लिखिएगा इसको, इंडिया में जो वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। इंडिया में रिस्पेक्ट किसकी है? पॉडकास्ट पे अड़म पड़म तड़म जैसे आप निकालिए, और उसी, अब एक इंसान निकाल रहा है, अब वो हाईलाइट हो जा रहा है, तो बाकी जनरेशन भी उसी को फॉलो कर रही है। इंडिया में एक काम होना चाहिए, वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर्स। और ये वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर्स में एक आपको मॉडल दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए, दिमाग में आ गया है अब मैं यहां पर। जैसे मैंने क्या लिखा, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स, ओसीसी। आज हम अक्सर प्रश्न पढ़ते हैं कि एमपी लैड का जो पैसा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पैसा खर्च नहीं हो पाता, यानी चाहे सांसद का जो फंड होता है और जो एमएलए का फंड होता है, दोनों का, यानी एमपी लैड भी और एमएलए लैड भी, ये पैसा वो लोग खर्च नहीं कर पाते, पैसा बचा रह जाता है, बचा रह जाता है। इसको खर्च कैसे करना है? इसको खर्च करने के लिए हमारे देश में, ध्यान से समझिएगा, और सही ढंग से खर्च करने के लिए, चूंकि हर चीज का आपको रिकॉर्ड रखना है। अब तो मोदी जी ने इतना तो कर ही दिया है कि आप पैसा तभी मिलेगा, फंड तभी जाएगा जब आप काम करके उसका प्रेजेंटेशन सरकारी ऐप पर अपलोड करेंगे। तो ये तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो आ ही गई है कि आप चीटिंग अब कर नहीं सकते, करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब वो एक बड़ी मिली भगत हो तो अलग बात है। तो अगर एमपी लेड का पैसा खर्च करना है तो कैसे होगा? इसके लिए ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स इस देश में क्रिएट करने पड़ेंगे, या जो है उनको संरक्षित करना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। वो बता पाएंगे कि किसी पैसे को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में कैसे लगाया जाए। लेकिन आप, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स का महाअकाल है इस देश में, इसलिए हम एआई में कहीं है ही नहीं। तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स, और उसके लिए सरकार को बड़ा प्रयास करना चाहिए, और सरकार ने अभी एक इनिशिएट लिया है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्लान किया, आप सबको भी मैं बताता हूं। एक मिनट के लिए पहले ये बता ही देता हूं, कहाँ गया नाम, ठीक है ना। एक उन्होंने लिया है, मैंने भी रजिस्ट्रेशन इसमें कराने की कोशिश की, लेकिन अभी वो स्कीम के स्तर पर है।
और वो आई नहीं है। अब तो इसमें चला गया। मैं उसका नाम आप लोगों को कल बताऊंगा। मैंने भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराया कि भैया अगर कम से कम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन का काम हो तो इतने रोज से जो मैं फड़फड़ा रहा हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, मेरी औकात भी पता लगनी चाहिए। ये नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी कंटेंट को तोड़ मरोड़ के तो ऐसा बना दूंगा, नॉट फॉर यूपीएससी। और यूपीएससी का मतलब क्या? यूपीएससी का मतलब कि हम लोग रोज क्या पढ़ाते हैं? डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पॉलिसी पढ़ाते हैं। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली, उसका नाम मैं भूल गया, अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा, पहले टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिया में हम कहीं है ही नहीं बेटा, देख सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं हम कहीं नहीं है, बिकॉज आज दुनिया कहां जा रही है? हम केवल कंज्यूमर बन करके रह गए, केवल उपभोक्ता बन करके रह गए हैं। कल मैं डब्ल्यूपीएल का मैच देख रहा था, इस डील के बाद महिलाओं वाला जो मैच चल रहा है, वुमेन प्रीमियर लीग, मुंबई और गुजरात टाइटंस का मैच था। तो बीइंग अ हरमनप्रीत फैन, मैं उनकी बैटिंग वगैरह देखता हूं। तो फिर मैंने जब उनकी बैटिंग आई, यानी पहली इनिंग नहीं देखी, सेकंड इनिंग जब मुंबई खेलने लगी तो मैंने फिर लगाया मैच। और फिर जब मैंने देखा, आप लोग भी एक बार देखिएगा, चैट जीपीटी का पूरा ऐड भरा पड़ा। ध्यान से समझिएगा, पहले कोको कोला और पता नहीं क्या क्या ऐसे सब ऐड भरा रहता था। चैट जीपीटी और एक और ऐड होता है शिखर गुटका, उसका भी बहुत रहता है। खैर उसको छोड़ते हैं, चैट जीपीटी। यानी वो जान रहा है कि इंडिया में कंज्यूमर भरे पड़े हैं, माल वो बना रहे हैं। एक नए प्रकार की कॉलोनी हम बन चुके हैं, कंज्यूमर कॉलोनी। लिखिएगा, ये वर्ड अभी अखबारों में आया नहीं, आएगा ये आज के 5 साल बाद। कंज्यूमर कॉलोनी बन चुके हैं हम उपभोग उपनिवेश बन चुके हैं। पहले हम डायरेक्ट अंग्रेजों के कंक्वेस्ट एंड कंट्रोल में थे, अब हम इनडायरेक्ट कंक्वेस्ट एंड कंट्रोल में हैं पश्चिम के। और उस कंक्वेस्ट एंड कंट्रोल का जो नाम है, उसे मैं कह रहा हूं आपके सामने, कंज्यूमर कॉलोनी हम उनकी बन चुके हैं। हम केवल उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश में क्रिएशन को रिस्पेक्ट नहीं। अगर आप क्रिएटर हैं तो 5 लोग आपका टांग पकड़ खींचेंगे कि यार ये कैसे आगे जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मोदी जी की जो वो स्कीम अभी आई है, मतलब वो अभी पब्लिक मतलब स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसमें उसमें ऐसा है कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको जो है शायद स्वीकार किया जाए। लेकिन मुझे लगता इसलिए नहीं है कि स्वीकार किया जाएगा। रीजन ये नहीं कि मैं नेगेटिव या पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक चीज ना वोट से तौली जाती है। इसलिए धूमिल साहब ने उस समय कहा कि लोकतंत्र एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। ये कोई आलोचना नहीं है, ये उनका व्यंग पॉजिटिव है अपने लोगों को। वो साहित्य क्या होता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज के लोगों की मानसिकता डेमोक्रेसी के बारे में, इलेक्शन के बारे में बदले, इसलिए वो ऐसी पंक्तियां कह रहे हैं। हमारे यहाँ संसद, हमारे यहाँ जो संसद है वो किस तरीके की है? उस तेल की घानी की तरह जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। तो राजनीति को समझ रहे थे, इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो राजनीति में क्या है कि हो सकता है कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर में फिर से वही लोग आए जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, और जो केवल बड़ा कभी कभी आप लोग को सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये सब विषय जो मैं बोलता हूं ये आपके ऐसे में 100% यूटिलाइज होगा। क्योंकि जो जिनका सोचने का दायरा बड़ा होगा वही यूपीएससी के ऐसे को पकड़ पाएंगे। यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, वही इस चीज को पकड़ पाएंगे कि यार क्या लिखना है। आप सोचिए कि एक फिल्म आती है एक्स, एक फिल्म आती है वाई। आप सोचिए कि वही सारे कंटेंट क्रिएटर्स उस फिल्म पर टूट पड़ते हैं, कोई ये, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, जो भी। और हमारी सरकारें उन्हीं को बुलाती हैं। एक कंटेंट क्रिएटर का नाम आप बताइएगा, एक सिंगल। मैं अपने बच्चों से केवल बात कर रहा हूं, ये जो है ऐप पे क्लास है, तो एक कंटेंट क्रिएटर आप कोई सा भी बताइए जिनको आप बहुत बड़ा भी मानते हो, जो विदेशों से भी करते हो, यहां से करते हो, उनके पास इंडिया के एग्रीकल्चर को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए उसका प्लान है। रिस्ट्रक्चर, नॉट जो चल रहा है उसको बनाया जाए। और आज इंडिया के एग्रीकल्चर को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। व्हाट इज द मीन ऑफ रीस्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर? तो ये रिस्ट्रक्चर कैसे करना? अब ये नहीं कि हम क्लाइमेट रिजाइलियंट क्रॉप ला रहे हैं, वो एक इनोवेशन है। कुछ हम बीज ला रहे हैं, लेकिन उस बीज को किसान कैसे अपने खेत में डालेगा? यानी लैब से
इंडिया का जो 70% मार्जिनल फार्मर है, वो उस लैब में बने हुए वैरायटीज को, क्रॉप वैरायटीज को कैसे अपने खेत में डालेगा। ये जो यात्रा है, ये यात्रा केवल कहने से नहीं होगी, ये यात्रा एक आंदोलन है। वो आंदोलन होगा कैसे? वो आंदोलन भीड़ से नहीं होगा, वो आंदोलन आइडिया से होगा। इसीलिए कहा जाता है विचार एक दुनिया खोजता भी है और विचार एक दुनिया बनाता भी है। यूपीएससी आपसे पूछा था ना, तो मैं इस लेवल पर जा रहा हूं, यानी इंफ्रा के लेवल पर एग्री को क्या चाहिए, तो उसके लिए अब कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है जिनसे सरकार भी सीख सके। हम सारी की सारी सोच, पॉइंट को पकड़िएगा मेरे बच्चों, आईएएस ऑफिसर्स पर डाल देते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं। लेकिन आप स्वयं चिंतन कीजिए कि जब आप पढ़ने आते हैं, गहराई से विचार कीजिएगा। एक टीचर आपको सोचना सिखाता है, ध्यान से समझिएगा। यानी मैं जैसे हूं, अगर मैं अपनी बात केवल आपके साथ करूं क्योंकि मैं आपका मेंटर हूं, तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और मैं आपकी सोच को बदलता हूं। बच्चा जब क्लास से बाहर निकलता है तो यही कहता है कि सर आपने सोचने का दायरा बदल दिया, और प्रतिदिन की ये बात है, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे। तो जो बच्चा मुझसे पढ़ के आईएएस बन रहा है, यानी मेरे कंटेंट से वो यूपीएससी को भेद दे रहा है, अपनी मेहनत और मेरे कंटेंट से। पहले तो आपके पास कंटेंट कुछ नहीं होता, तो सरकार की निगाह इन सब लेवल पर क्यों नहीं आती? आप चिंतन कीजिए। तो इस देश को वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है, जो कॉपी ना करते हो, जिनको खड़ा कर दिया जाए और वो बिना देखे गांव से लेकर शहर तक के विकास का रोड मैप तैयार कर सके। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को समझते हैं। 10-20 सालों तक उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है इस दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम के लिए, पहले पढ़ते हुए और फिर उसके बाद पढ़ाते हुए। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं, मैं सबको आगे करता हुआ खुद पीछे हो रहा हूं। ये जरूरी है। इंडिया में वर्जिनल कंटेंट होना बहुत जरूरी। एक किताब कोई अच्छी आती, 50 किताब उसकी डुप्लीकेट बन जाती। 2014 में एथिक्स की किताब लिखी, उसके बाद नहीं लिख पाए। बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूं, उस समय बहुत टाइम था, बैठ करके लिखा, अभी टाइम नहीं है। अभी टाइम नहीं है इस वजह से। तो उन्होंने कहा सर अब क्या, आप तो इधर उधर से ऐसा ऐसा करके कॉपी पेस्ट ही तो है सर। हमने कहा नहीं, कभी नहीं निकालेंगे। एक किताब एथिक्स की ना निकाल पाऊं, ₹1 ना कमा पाऊं, कोई निकाल करके करोड़ों कमा ले, नहीं कमाना है जब तक कि मैं उसमें बैठ करके खुद अपनी जान नहीं डालूंगा। क्योंकि मौलिक किताबें होनी चाहिए नए बच्चों के लिए, मौलिक, नवाचारी। नवाचार, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक कल्याण, यानी इनोवेशन से ही जीडीपी बढ़ेगी, सोशल वेलफेयर होगा। उसके बाद भी इनोवेशन केवल डेफिनेशन के लेवल पर हिंदुस्तान में है, और एक अजब सा क्राइटेरिया बांध दिया गया कि अगर आप इस पद पे हैं, आप इस पोस्ट पे हैं, तभी आप योग्य हैं, अदरवाइज आप योग्य नहीं है। वाह रे वाह! संसार, तो इस देश को बहुत कुछ जरूरत है, और जिसमें से सबसे बेसिक मुझे लगता है वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर। चूंकि जब ढेर सारे वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर का एक इकोसिस्टम बनेगा, जो साइंस पे होगा, जो इकोनॉमी पे होगा, जो टेक्नोलॉजी पे होगा, जो सोसाइटी पे होगा, मेरे बच्चों, जो सोसाइटी पे होगा, क्योंकि सोसाइटी पे भी बहुत ज्यादा इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है। ठीक है, तब जाकर के माहौल बनेगा। तो आज इस देश को एक बहुत बड़े वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर्स की टीम की जरूरत है, जो कॉपी ना करे। जो सरकार की पीएम स्वनिधि आए तो पीएम स्वनिधि को खोल के रख दे कि पीएम स्वनिधि में आज के 8 साल बाद जाकर के क्या समस्याएं आने वाली हैं, उसकी तैयारी अभी से कैसे हम कर ले। इस लेवल के कंटेंट क्रिएटर, वर्जिनल कंटेंट क्रिएटर्स इस देश को चाहिए। और मैंने बोला सोसाइटी के लिए चाहिए। सोसाइटी के लिए क्यों चाहिए, आज अगला टॉपिक उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जरा देखिएगा, यानी पकड़े रहिएगा। सोसाइटी में भी, सोसाइटी के मुद्दों पर भी बातचीत करने वाले इनोवेटिव कंटेंट क्रिएटर चाहिए। अब सोसाइटी के मुद्दों में केवल जाति, धर्म और जो अन्य मुद्दे हैं वही नहीं है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। यानी जो मीडिया में है, जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक उस पर सरकारें भी काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, अच्छा कर रही, नहीं कर रही, वो एक अलग डिस्कशन का विषय। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, वो सोसाइटी को मजबूत बनाने पर काम करते हैं। और जो और लोग हैं, वो सोसाइटी में जो समस्याएं उसको सामने रख रहे हैं, उस पर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से काम हो रहा है, वो भी एक नंबर का काम है। तो मेरा होता है कि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। अब जरा इस टॉपिक को पढ़िए। इसमें सुप्रीम मतलब कोर्ट ने क्या कहा है कि समाज में समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, पकड़िएगा। समाज में
सोसाइटी में इक्वलिटी की जो शुरुआत है वो स्कूल से होनी चाहिए। अब ये मुद्दा क्या है बच्चों, इसको जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी गहरी चर्चा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है संक्षेप में, और उस डिसीजन में उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो नर्सरी स्कूल हैं, जो प्राइवेट, उसमें 25% रिजर्वेशन का जो अधिकार दिया गया है, वो शिक्षा का मूल अधिकार उस बच्चे का, और उस शिक्षा के मूल अधिकार कानून 2009 के तहत उसको वो मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 से ये जुड़ी हुई बात है, डिटेल में भी हम आगे करेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में यह बात कही है कि समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। लेकिन अब समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए, अब ये जो टैगलाइन है, आज मैं पढ़ाऊंगा, कल को एक मुद्दा होकर के ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स है वो क्या करेंगे? जैसे मेरे दिमाग में क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, तो जो एनसीईआरटी में जहां जहां पर समानता, पॉइंट को पकड़िएगा, जहां जहां पर जिस एनसीईआरटी में या जिस राज्य बोर्ड में आप देखोगे तो समानता पर, चाहे वो इंडियन पॉलिटी की दृष्टि से क्लास 6 के साथ ही समानता वगैरह शब्द को बच्चों को एनसीईआरटी में समझाया जाता है। तो इक्वलिटी जहां पर, वह इक्वलिटी शब्द है जहां पर राम और रहीम या करीम की कहानी से सिखाया जाता है कि समानता क्या होती है। अगर वहीं पर यह सुप्रीम कोर्ट की पूरी दलील एक कहानी के माध्यम से रख दी जाए कि बच्चों, क्या आप जानते हैं, यानी क्लास 6 के बच्चे को डोरेमैन, नोबिता या इस प्रकार के जो भी कैरेक्टर आप बनाना चाहें वो कैरेक्टराइज करके, और वो आपस में बात करें, डोरेमोन, नोबिता हो गई, या अपना जो है मोटा पहलवान कालू, और कौन कौन जितने भी कॉमिक्स के इस समय, छोटा भीम, ये सब पात्र हैं, और ये आपस में बात करें। यही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक क्लास में जो गरीब बच्चा है, अगर वो अमीर बच्चों के साथ, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक गरीब बच्चा एक अमीर बच्चे के साथ अगर एक क्लासरूम में पढ़ता है, तो ये समानता की पहली सीढ़ी होती है। और फिर उस कहानी के माध्यम से वहां पर ये सिखाया जाए छोटे छोटे बच्चों को, जिससे वो उन गरीब बच्चों के साथ जो संसाधनों में उनसे अत्यंत कमजोर है, भले वो उस स्कूल तक पहुंच गए, उनकी टिफिन, उनका पानी, उनका वॉट जो कुछ भी, उनका अटायर, उनका कपड़ा, सब कुछ उन अमीर बच्चों से कमजोर होगा उस क्लास में। लेकिन अगर उनको उसी क्लास 6 में समानता में सिखाया जाए कि ये हमारे दोस्त होते जो किसी कारण से पीछे रह गए होते, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, हम सब मिल करके एक साथ इस क्लास को, इस स्कूल को, फिर इसके बाद इस सोसाइटी को, इस देश को आगे बढ़ाए। अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, एक राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। तो जब इस एंगल से वो किताब लिखी जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, 6 क्लास से ही उसके दिमाग में रहेगा कि यार जो लोग गरीब हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि गरीब मतलब गरीब बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, जो गरीब हो जाते हैं वो भी जिम्मेदार हैं, कुछ सिस्टम, लेकिन कुछ वो भी, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा गरीब हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो बच्चा जो उसकी क्लास में, 6 क्लास में बैठा हुआ, वो कहेगा यार, उसके मन में आहिस्ते आहिस्ते, मैं नहीं कह रहा हूं 6 में आ जाएगा, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, मैं नहीं कह रहा हूं सब में आ जाएगा, लेकिन कुछ परसेंट में अगर ये बात आ गई, तो क्या हम एक समावेशी भारत का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए मुझे, क्या ये इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी लाएगा कि नहीं आएगा? पीढ़ियों के मध्य, यानी 2 पीढ़ियां है कि स्कूल में समता, और आने वाली पीढ़ियों के बीच में भी समता, यानी अगर अभी की पीढ़ी में समता स्थापित हो गई, तो आने वाली पीढ़ियां मजबूत होंगी, तो आने वाली पीढ़ियों में हमेशा समता आप देख पाएंगे। तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स यहां कि एक बार एनसीईआरटी बने उसके बाद उस पर काम होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल है, ठेका इनको मिल जाता है। आपको पता है यार, मैं तो इस इंडस्ट्री में हूं, पब्लिकेशन का ठेका होता है करोड़ों, मतलब सैकड़ों करोड़ का ठेका होता है। अब उसमें आप इसको नौकरी की तरह, एजुकेशन को, या एजुकेशन में जो कंटेंट राइटिंग, इसको आप नौकरी की तरह नहीं ले सकते कि आपको 200 करोड़ का ठेका मिला सरकार की एनसीईआरटी बनाने के, या सरकार का, अब सरकार ने क्या किया, 4-5 कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिए, फिर उन्होंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उन्होंने क्या किया, ढेर सारे कंटेंट क्रिएटर्स हायर कर लिए, अब कंटेंट बनवा रहे हैं, जबकि वो कंटेंट क्रिएटर्स कौन है, बीएड किए हुए, एमएड, वो ऐसा नहीं कि एलिजिबल नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनकी ट्रेनिंग आप अलग से दो।
यानी उनको भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब आप किताब लिखवाई उन्हीं से। तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर, मैंने शब्द इसीलिए कहा ओरिजिनल, कि जो दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से किताबें हमारी, क्या हर साल हम अपनी किताबों को अपडेट नहीं कर सकते? आप सब इस उम्र में आकर के सीखते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है, इसके डिटर्मिनेंट क्या है, जीडीपी ग्रोथ का इंजन भी होता है कोई। किताबें आपने पढ़ी, लेकिन क्या कहीं ये शब्द लिखा पाया कि जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन होते हैं? एक इंजन ये है, एक इंजन ये है, एक इंजन ये है। तो इसलिए इस देश को ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें तभी बदल पाएंगी। इसको पढ़ेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ए से और प्रीलिम्स की निगाह से। आई होप आप लोग समझ गए। सबसे पहला जो आज का विषय हम लोग लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समाज में समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस में, अभी वो सारी बातें मैं बताता हूं, एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है। और क्या कहा है कि समाज में समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। ठीक है ना, यह टिप्पणी आरटीई अधिनियम, आरटीई एक्ट यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से जुड़े एक मामले में की गई है। आपको पता है आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, और उसी शिक्षा के मूल अधिकार को यह कानून आधार प्रदान करता है। यानी यह जो आर्टिकल 21 है उसके लिए उसको पूरा करने के लिए एक कानून बनाया गया। ये आपके सामने मुद्दा आता है। तो समाज में आपको बस टैगलाइन ये पकड़ना है, इक्वलिटी इन सोसाइटी शुड बिगन इन स्कूल्स। क्योंकि अगर वहां से समानता आएगी ना, कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे नौनिहाल बना पाएंगे जो एक बेहतर इंडिया बनाएंगे। और आज एक बेहतर इंडिया के लिए जितना हमें डर जाति और धर्म से लगता है, पॉइंट को पकड़िएगा, अपनी जाति से और अपने धर्म से, कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी जाति खतरे में, इसलिए हमको एक हो जाना चाहिए, वो एक अलग, जो भी आप लोग उसको समझते हो, लेकिन उस जाति और धर्म से बड़ा खतरा, नॉट ये केवल लेक्चर के लेवल पर, आपको आंसर में लिखना है, उस जाति और धर्म से भी बड़ा खतरा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, उस जाति और धर्म से बड़ा खतरा आज जियो पॉलिटिक्स के थ्रू हमारे सामने है। आज जाति और धर्म से बड़ा खतरा चाइना है। आज के 50 साल बाद चाइना कहां होगा और हिंदुस्तान कहां होगा, ये हमें आज तय करने की जरूरत है। 2047 में विकसित भारत तो बन जाएंगे, लेकिन 2047 में चाइना कहां पर होगा? क्या अमेरिका से आगे निकल चुका होगा? तो हमारे सर पे, जब इंडिया की भौगोलिक कंडीशन आप देखते हैं, हमारा सर दुश्मनों से अटा पड़ा है, या दुश्मन के प्रभाव वाले देशों से अटा पड़ा है, जिसे हम चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसके तहत उसने भारत को हर प्रकार से घेरने का प्रयास किया। भारत भी अच्छे से उसका मुकाबला कर रहा है, ऐसा नहीं। उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था, हमने नेकलेस का डायमंड बनाया, सब आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं, भारत भी कर रहा है। लेकिन जब बात आती है, जैसे आज अमेरिका जहां चाह रहा अटैक कर रहा, वाई? बोलो भाई, केवल उसकी इकोनॉमी और केवल उसकी टेक्नोलॉजी, दो चीजों के दम पर, और तीसरा उसका ज्योग्राफिकल जो एक विरासत उसको मिली है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल विरासत ही होती और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में वो नंबर 1 ना होता, तो क्या ऐसा कर पाता? नहीं। इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश को वैश्विक महाशक्ति बनाने में सक्षम है, और उसमें हम, माफ कीजिएगा, बहुत पीछे हैं। अब आप कहेंगे, हैं सर, हमारी जीडीपी तो 4th नंबर पे है, हम प्राउड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परचेजिंग पावर में आप नंबर 3 है, कंज्यूमर इकोनॉमी है ही, मैंने बोल ही दिया आपको। लेकिन अगर हम पर कैपिटा जीडीपी पकड़िए, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम में अंतर है दोस्त। पर कैपिटा जीडीपी में हम लास्ट के देशों में से एक है, यानी 50 के आसपास हमारी रैंक। कितनी रैंकिंग है जरा कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को पढ़ाया गया? कितनी रैंकिंग है? थोड़ा आप लोगों के कमेंट भी आने चाहिए। तो आप सोचिए कि पर कैपिटा इनकम में ठीक है,
लेकिन पर कैपिटा यानी कि पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस क्या है? पर कैपिटा जीडीपी यानी जीडीपी जो हमारी, हम बताते हैं हर साल इतने परसेंट की ग्रोथ रेट से बढ़ रही, 8.2% पिछले क्वार्टर में, तो उसमें एक व्यक्ति का जो योगदान है वो कितना है? इसका मतलब कितने लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वो वहां से पता लगता है। काम कर रहे तो उनकी इनकम भी है। तो पर कैपिटा जीडीपी बताती है कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। तो आप जीडीपी के लेवल पर बढ़ रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी आप कहां खड़े हैं? आप टेक्नोलॉजी में तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। गर्व कीजिए आप कि भाई एक हमारा मंगलयान हम भेजेंगे और फिर उसके बाद पूरा मीडिया छा जाएगा, वो अच्छी बात, उस पर गर्व करिए। लेकिन मैं अभी केवल कंपेयर की बात करूं, इन द कंपेयर ऑफ चाइना, इन द कंपेयर ऑफ जापान, इन द कंपेयर ऑफ साउथ कोरिया, इन द कंपेयर ऑफ यूएस, इन द वॉट एवर फ्रांस। आज हम अपने सभी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, आप बताइए मुझे ना, सभी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर पर डिपेंड है कि नहीं? चाहे रशिया हमें भेजे, चाहे फ्रांस हमें भेजे, चाहे हम अमेरिका से मांगे, आप बताइए मुझे। तो पाकिस्तान को कोसना या जो भी चीज है, वो एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, और पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, क्योंकि जनता का वोट चाहिए, तो वो उनके लिए वैलिड है। वहां हम लोग नहीं जा रहे। मेरी चर्चा है, इस देश को अगर कोई एक चीज है जो सबसे आगे ले जाती है, तो वो यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वो है समानता यानी इक्वलिटी। जहां पर स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपना सहयोगी माने, अमीर और गरीब ना माने, और अगर अमीर और गरीब नहीं मानते हैं तो इससे हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे, जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश को विकास के शीर्ष सोपान पर ले जाएगा। सबकी जातियों का सम्मान, सबके धर्म का सम्मान होते हुए भी, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इससे जाति खत्म हो जाएगी, नहीं, वो हमेशा रहेगी, वो आपकी पहचान से जुड़ी हुई, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी चीज अगर आइडेंटिटी बन जाए, जैसे आप किसी चौराहे पर जाते हैं तो ये चौराहा शहीद भगत सिंह चौराहा, तो वो एक आइडेंटिटी बन गया उस चौराहे की। अगर कोई सरकार आए, भगत सिंह साहब की मूर्ति हटा दे, ऐसा खैर पॉसिबल ही नहीं, लेकिन एक बात मैं केवल कह रहा हूं, तो लोगों के जेहन में पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहेगा, शहीद भगत सिंह चौराहे पर, वहां किसी की भी मूर्ति लगाओ, लेकिन लोगों के जेहन में ये चीज रह जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, ये वही है, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, यानी शिशु को खिलाने वाले या पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा पालना झुलाया है अपने इस डिसीजन के द्वारा, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो समाज में समानता की शुरुआत स्कूल से, कि जाति भी उनकी अपनी रहे, धर्म भी उनका रहे, लेकिन जब वह इंडिया के डेवलपमेंट इकोसिस्टम पर, यानी टेक्नोलॉजी पर, इकोनॉमी पर जब डिस्कस करें आपस में, तो क्लास में एक गूंज सुनाई दे डिस्कशन की। आज हमारे क्लास अनप्रोडक्टिव है, अनुत्पादक है। आप सब भी उसी क्लास से निकल के आए, हम भी उस क्लास से निकल के आए। कुछ लोग नैसर्गिक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक ही होता है, याद रखिएगा। वो कुछ ईश्वर का भी होता है, कुछ उनकी मेहनत भी होती है, क्योंकि उनके बेटे को तो सब कुछ मिला, लेकिन वो उस लेवल, क्या उसके आसपास तक भी नहीं पहुंच पाए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि रिसोर्स ही सब कुछ बनाता है, कुछ लोगों में टैलेंट भी होता है। तो उन 1 2 4 5 टैलेंटेड लोगों को अगर हम छोड़ देते हैं, तो बाकी का स्कूल का आउटकम बहुत बहुत निम्न है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की सारी रिपोर्ट कहती हैं। इकोनॉमिक सर्वे अभी आने वाला है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें भी कहा जाता है कि भारत में जो पढ़ाई हो रही है, मैं नहीं कहता हूं, सरकार खुद कहती है, यानी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कहते हैं कि जो हमारे स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, उसको पढ़ करके मार्केट में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो उसने 25,000 मिलने थे, उसे 15,000 रुपए मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। आप सबको ना जाने कितनी बार पढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज समझिए एक माइलस्टोन, एक शुरुआत है, बहुत बड़ा मील का पत्थर है, एक अच्छी शुरुआत का, कि क्लास को आप अमीर गरीब जाति धर्म से ऊपर उठा करके उस क्लास को डिस्कशन की क्लास में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है, तो कक्षाओं को डिस्कशन वाली बनाइए ना भाई। नहीं तो हमारे ऐसे बच्चे इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में बोल नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे। आपके समय तो हजारों यूट्यूबर्स हैं, हजारों यूट्यूब है, यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूं, और हजारों बच्चों के इंटरव्यू पड़े होते हैं, जो सिलेक्टेड हैं या जो नहीं है, तो आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे समय तो कुछ था ही नहीं।
तो समझ में ही नहीं आया, मामला खराब हो गया। और अभी भी आप देख सकते हैं आपके ही इस क्लास से कितने बच्चे हैं जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से ही फेल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कमेंट करो, आप सब तो उसके गवाह हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप क्लास को डिस्कशन के लिए बनाइए, क्लास को एक लैब के रूप में कन्वर्ट कीजिए। हर क्लास 6 है तो उसकी एक लैब होनी चाहिए, क्लास 7 उसकी लैब होनी चाहिए। अब लेक्चर कैसे होना चाहिए वो भी मैं बता दूं। अब इन्होंने तो कह दिया समाज में समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में यहां से बहुत सारे विचार आए। अब एक और आ गया है, उसको पहले रख देता हूं, फिर उसके बाद आता हूं टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक में आते ही सीमित हो जाता हूं मैं, जितना है उतना ही बताना पड़ता है। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि 40 मिनट का एक लेक्चर या 1 आवर का एक लेक्चर होता है, ऐसा आप मान लीजिए। मैं क्लास 6 के बाद की बातचीत कर रहा हूं, इनफैक्ट आप क्लास 1 से ही स्टार्ट करें, लेकिन फिर भी अब इस 1 घंटे के लेक्चर में अगर 40 मिनट की क्लास है तो 25 मिनट आप बच्चों को थ्योरी दीजिए, कोई भी चैप्टर। इनफैक्ट सोसाइटी में कास्ट, आप सोचिए, मैं सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, समाज का कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो भी 25 मिनट में उनको थ्योरी सिखाइए, जाति धर्म जो भी आप सिखा रहे हैं, जेंडर वगैरह। उसके बाद 15 मिनट वही क्लास के बगल बने हुए लैब में, यानी क्लास में ही, मैंने कह रहा हूं अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, क्लास में जो जगह खाली रहती बस वहां पर केवल लिख दिया जाए लैब, प्रैक्टिकल लैब, और सभी बच्चों को क्या किया जाए, प्रैक्टिकल लैब हो गया, और सब बच्चों को कहा जाए कि अपनी अपनी कुर्सी घुमाइए। तो बच्चों को क्या होगा, अगर उसी पोजीशन में आप पढ़ाएंगे तो उनको उनको मोनोटोनस लगेगा कि चलो यार ये थ्योरी भी होगी प्रैक्टिकल भी कर, लेकिन जब बच्चे कुर्सी घुमाते हैं तो फिर उनका जो अभी तक थ्योरी पढ़ा है उससे एटीट्यूड हट करके जो सामने आने वाला उस पर हो जाता है। साइकोलॉजी से बच्चों के खेलना है, और फिर क्या करना है, यानी हर एक क्लास के बाद ये 15 मिनट का जो, मेरे बच्चों अगर 1 घंटे की है तो ऑब्वियस है 20 मिनट का, 25 मिनट का, उसी हिसाब से आप बढ़ा दीजिए। आप देखिए ये तूफान इंडिया में खड़ा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो गूगल, एप्पल को संभाल रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट को संभाल रहे हैं। केवल माइक्रोसॉफ्ट को नहीं, यानी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है, तो कुछ का नाम मीडिया में आता है, सब भारतीय संभाल रहे हैं। इसका मतलब भारतीय बच्चे होनहार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जड़ों को हम मजबूत करें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिलेबस स्वाभाविक है, चूंकि आर्टिकल 21 का जिक्र है तो भारतीय संविधान मैंने सिलेबस लगाया है, और महत्वपूर्ण प्रावधान सिलेबस का पार्ट है। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस यानी आर्टिकल 21, इसलिए पहली यूनिट लगाई गई। सोसाइटी, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे और गरीबी एवं विकासात्मक विषय लगाया, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। और क्यों ये मैंने लगाया, आप मुझे बताओ, क्या इससे प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तब संसाधनों की शेयरिंग होगी, तब क्या होगा, रिसोर्सेस को हम शेयर करेंगे अपने उन भाई बंधुओं के साथ जो इस विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए। अब इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स को भी ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं कि अरे भाई हमने तो कुछ ना मिला, हमने अपनी विरासत में कुछ ना मिला, अब जो है हम क्यों करें? अरे बिल्कुल करो, तुम मूर्ख हो। ऐसे पेरेंट्स को मैं मूर्ख कहता हूं कि अगर विरासत में कुछ नहीं मिला और तुम बस हम तो, या हमारी जिंदगी ऐसे खराब हो गई। अरे तुम मेहनत करो भैया, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, सीख लो। ऑटो चलाना नहीं आता, शाम तक 800 रुपया और महीने का 24 हजार रुपया जब घर में लेके जाओगे ना, गुरु ऐसे सीना तना रहेगा। और जो बच्चा पैदा कियो, कहां पैदा कियो, भले जान के नहीं किए हो, लेकिन हो तो गया ना। तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सिंपल सी बात है, अजीब हाथ है। रिक्शे वालों को, मैं जिस रिक्शे पे बैठता हूं बेटा, उनको यही कहता हूं कि भैया कितना कमाते हो? तो कहते हैं 400। हमने कहा कि बचा लेते हो 400? कहते हैं हाँ। हमने कहा 200 रुपया और बचाने के लिए थोड़ा और काम करो, जिससे आपका बच्चा रिक्शा ना चलाए। ये मेरी, मतलब पेट लाइन है, टैग लाइन है, सालों से कर रहा हूं और आपको हमेशा बताता हूं जिस भी रिक्शे पे मैं बैठता हूं। ऐसा नहीं आज कर रहा हूं, जब से पढ़ रहा हूं तब से कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो कोई आज तक देखा नहीं जिसने इसको फॉलो किया। तो वही एक मूर्ख है,
बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जब तक तुम हड्डी तोड़ मेहनत नहीं करोगे, तुम अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाओगे। ये ईश्वर के भरोसे छोड़ देना इज नॉट अ गुड थिंग। ईश्वर तो है ही है, सबके हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ने के लिए ये जो समानता वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन। लेकिन अगर ये तब हो पाएगा जब स्कूल इसको दिल से अपनाए, यानी जो बातें मैं कह रहा हूं ये क्लास के लेक्चर में आए, ये क्लास के लेक्चर में आए। फिर आ गया जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, ऑब्वियस है, शिक्षा और मानव संसाधन, तो उससे रिलेटेड विषय हो ही गया। सरकारी नीतियों का डिस्कशन, आरटीई एक्ट, जन, और इसी में आप और भी बहुत सारी यूनिट आ सकती है, कम ही लगाई जाती है। वल्नरेबल सेक्शन के लिए सरकार क्या कर रही है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, समावेशी विकास, मैंने इंट्रा और इंटर जनरेशनल इक्विटी का जिक्र कर ही दिया। और जीएस पेपर 4 एथिक्स, मैंने इस पे क्वेश्चन भी बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, मेरे प्यारे बच्चों, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल वैल्यूज। तो भैया ये समानता, इक्वलिटी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया, किसके लिए, कि स्कूलों में एक समानता की भावना डेवलप होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका क्या है, तो समानता एक वैल्यू है, एक मूल्य है कि नहीं, स्वतंत्रता, समानता, बंधित्व, इक्वलिटी एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू को स्कूल कैसे डेवलप करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे लोगों तक डेवलप करे, अब इस पर काम करने की जरूरत है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर अकॉर्डिंग टू मी जितने भी इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको एक दिन का वर्कशॉप रखना चाहिए, कि कम से कम ये बात लोग समझे, तो बच्चे समझे, तो कि जो गरीब हो गए हैं बच्चे, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उनकी परिस्थितियां जिम्मेदार है। जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं, उस उनकी जिम्मेदारी है, या उनकी भी परिस्थिति ऐसी है कि वो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन का शिकार रहे, इसलिए वो ऐसे हो पाए। और वो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन का शिकार है, इसलिए जो संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर संविधान है बच्चों, ये बच्चों को सिखाया जाए। उस संविधान ने कहा है कि हमको सबको मिलके चलना है, और इसीलिए आर्टिकल 21 में इनका फंडामेंटल राइट दिया गया गरीब बच्चों को, कि गरीब बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ सकें जहां पर आप सब संपन्न बच्चे पढ़ते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो बराबरी लाना चाहता है। तो ये जो बराबरी का कॉन्सेप्ट अगर बचपन से अमीर और गरीब बच्चों में आ गया, तो जो मजदूरों के साथ बिहार में, बिहार या यूपी या कहीं के मजदूरों के साथ जो महाराष्ट्र में बदतमीजी होती है, खासकर मुंबई में, हालांकि वो पॉलिटिकल बदतमीजी है, महाराष्ट्र मुंबई के लोग एक नंबर के हैं, मेरी बहन की वहां शादी भी हुई है, तो एक नंबर के लोग हैं, मैं ऐसा जानता हूं। लेकिन हर जगह गालियां पड़ रही, क्यों पड़ती हैं? रीजन ये, क्योंकि हम वर्कर को वर्कर समझते नहीं, वर्कर को हम समझते हैं ये हमारा खरीदा हुआ, पॉइंट को पकड़िएगा, यानी जो आपकी बिल्डिंग में, आपके रियल एस्टेट में काम कर रहा है, मजदूर है, वो बिहार से आया हुआ है, हम उसको क्या समझ रहे हैं? हम उसको ये समझते हैं कि हमारा खरीदा हुआ गुलाम है, जबकि आपका खरीदा हुआ गुलाम बिल्कुल नहीं। व्हाई? क्योंकि जिस तरीके से आप रियल एस्टेट बिल्डिंग का काम कर रहे हो, आप एक इंजीनियर लाते हो, एक आप बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर, डेवलप मतलब लाते हो, और बहुत सारी चीजें वहां आप लाते हो, सबके साथ सम्मान से बात करते हो, वैसे ही वर्कर के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि तुम्हारी कोई भी बिल्डिंग, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दुनिया में 4 चीजों से ही सब चीजें बनती, जिसमें से लेबर एक फैक्टर। अगर लेबर काट दिया जाए, कोई उद्यमी कितना बड़ा हो, बना के दिखाए एक छोटा सा बिल्डिंग, एक माचिस के टुकड़े के बराबर बिल्डिंग आप बना नहीं सकते हो, लेकिन उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, चिंतन कीजिए आप। चमचमाती बिल्डिंग तैयार करने वाले हाथ, पॉइंट को पकड़िएगा, चमचमाती बिल्डिंग तैयार करने वाले हाथ, जहां पर चमचमाते ब्रांड्स देख करके हमारी आंखें खुल जाती, चमक जाती हैं, जिन हाथों ने उसे बनाया, वो हाथ अदृश्य हो गए, इंटेंजिबल हो गए बनाने के बाद। मैं नहीं कह रहा उनको दे दो, लेकिन कम से कम उनका सम्मान तो मत छीनो। गालियां देते हो यार, खासकर कुछ राजनेता। तो कहने का मेरा मतलब है, ये कब खत्म होगा? ये जो रियल एस्टेट या किसी भी फील्ड में, केवल रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो जब अमीरों के बच्चे गरीबों के बच्चों के साथ इस प्रकार से इंटरैक्ट करेंगे क्लास में, तो मैं नहीं कह रहा हूं देश एकदम सोने की चिड़िया बन जाएगा, ऐसा होना नहीं।
असमानता, ये सारी चीजें भी रहेंगी, लेकिन एक बहुत बड़े स्तर पर चेंज तो आएगा। अब मान लीजिए वो डेवलपर इसी प्रकार के एजुकेशन से बड़ा हुआ, रियल एस्टेट वाले का कोई बच्चा या किसी भी इंडस्ट्री वाले का कोई बच्चा, तो अब वो इस वैल्यू के साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उसके अंदर इनकलकेट किया है, समता का वैल्यू, समानता का वैल्यू और संविधान के आदर्श के साथ वो बड़ा हो रहा है, तो क्या जब वो रियल एस्टेट का बिजनेस अपने फैमिली का संभालेगा तो वो ऐसे व्यवहार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये जो बिल्डिंग बनी है, ठीक है, पैसा मैंने लगाया, रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, लैंड मैंने खरीदी, सबका मैंने पैसा दिया, लेकिन लेबर में अगर इंजीनियर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो इंजीनियर ईंट तो नहीं लगाएगा, ईंट लगाने का काम, उठाने का काम, तोड़ने का काम मशीनें कर रही, लेकिन मशीनों को सहयोग ये इंसान दे रहे हैं। यानी ये हमारे इस रियल एस्टेट बिजनेस की नींव है, फाउंडेशन है। तब जाकर के देश हमारा धीरे धीरे करके हम चाइना और अमेरिका के लेवल पर जाएंगे, अदरवाइज हम यही रहेंगे। डरते हुए देश, डरते हुए मुल्क, पहले अंग्रेजों से डरे, उसके पहले मुगलों से, उसके पहले सल्तनत वालों से, अब आपस में ही एक दूसरे से हम डर रहे हैं। कोई हिंदू से डर रहा है, कोई मुस्लिम से डर रहा है, कोई इस जाति से डर रहा है, यार ये हम आपस में डर रहे हैं यार। अद्भुत देश है हम, कसम से। ऐसा नहीं कि अभी है ये, जब से हम मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो हमेशा ये देखता हूं, हम आपस में ही डरे हुए हैं एक दूसरे से। आप लोग को इस पे हंसी आ रही है कि नहीं, कि हम लोग आपस में ही डरे हुए लोग। मैं ये जो हंसी है ना, ये अंदर का जो कष्ट वाला हिस्सा है ना, वो निकला, व्यंग। आपस में ही एक दूसरे से डरे हुए हैं कि हमारी जाति को नुकसान पहुंचा देगा, ये हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा देगा। हद है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यह यूनिट यहां पर लगाई गई है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 2024 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, मेरे प्यारे बच्चों। ओहो क्या बात। जरा इस प्रश्न को पढ़िए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जरा आप एक बार पढ़िए इसको। ओ माय गॉड, यूपीएससी, मुझे मोहब्बत है इस मतलब जो ये क्वेश्चन पूछता है ना, मैं अपने जीवन में अगर किसी का सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं, फेल होने के बाद भी मैं कभी यूपीएससी पे क्वेश्चन उठाता नहीं। ठीक है, कमियां हैं, हर जगह होती हैं, सरकार को उसको ठीक करना चाहिए। मैं रिसर्च बेस यहीं से लेता हूं अपना, मतलब मेरे जीवन में आप देख रहे हो जो मैंने बोला यही प्रश्न है, जो जो बोला हूं वही इस प्रश्न का आंसर है। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, भैया हमने सामाजिक न्याय और समता की बड़ी नीतियां बनाई हैं। हो गया, समझिएगा आप, जीएस 1 में बड़ी स्कीम्स। अब सारी स्कीम आप याद करिए, पॉलिसी याद करिए, आजादी के बाद से लेकर अभी तक। अंडर प्रिविलेज सेक्शन आ गया भैया, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, जीएस पेपर वर्क। अभी भी वंचित वर्गों को संविधान द्वारा जो अफर्मेटिव एक्शन है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। यानी चाहे आरक्षण हो, यानी जो संविधान ने इनको सुविधाएं दी हैं, अफर्मेटिव एक्शन जैसे आरक्षण, तो उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। या जो हम, एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो हम उनको वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन, यानी जब संविधान प्रावधान करता है आर्टिकल 21 के द्वारा कि जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और उसके लिए कानून बनाया जाता है, आरटीई एक्ट, तो उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है, आज वही विषय हम लोग डिस्कस किए, अभी आगे इसमें और डिटेल में चलेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो हस्तक्षेप किया, पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैसे नहीं मिल पा रहा, आइए जरा पहले न्यूज को देखिए, फिर उसका, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक मिनट, पीडीएफ ले लेता हूं, फिर आपको पूरी न्यूज में
पढ़ाऊं, देन फिर आएगा मजा। ठीक है, जैसे इस प्रश्न पर आप फोकस रहिएगा, क्योंकि इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समानता और सामाजिक न्याय। ठीक है, अब इस केस को जरा समझिए। इस केस में एक अभिभावक हैं दिनेश बिजवानी। उन्होंने शिकायत की कोर्ट में कि उनके बच्चे को पास के जो नेबरहुड स्कूल है, यानी पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। अब आप देखिएगा फिर से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, नेबरहुड स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। अब आप चिंतन कीजिए, तो ये क्या है? यानी आर्टिकल 21 है संविधान का। क्या है? आर्टिकल 21 है संविधान का। ठीक है, और आरटीई एक्ट 2009 भी है। उसके बाद भी वंचित वर्गों को लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ये सीधा कंटेंट, यानी जो मुद्दा मैंने बताया, यहां कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? अफर्मेटिव एक्शन, यानी जो भी संविधान ने वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रावधान किए हैं और उन प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, इन दोनों का लाभ नहीं मिल पा रहा वंचित वर्गों को। क्या यह घटना 100% इसमें कनेक्ट हो रही है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर कनेक्ट हो रही है। तो ये है। फिर वही, गरीबी को अगर समाप्त करना है तो भैया प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन की, एक व्यक्ति अगर आज गरीब है तो उसके पास 6 HR नहीं है, यानी मेरा फार्मूला सुनील अभिव्यक्ति HR। उसके पास अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, तो स्वाभाविक है अगर बचपन से ही मां का दूध नहीं पाएगा, चूंकि 53% महिलाएं भी क्या है, एनीमिया से ग्रस्त है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अगर वह न्यूट्रिशन नहीं पाएगा तो ऑब्वियस है शरीर कमजोर होगा, उसका हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। हेल्थ अच्छा नहीं होगा, शरीर कमजोर होगा, तो एजुकेशन आउटकम भी अच्छा नहीं होगा उसका। और एजुकेशन में इस प्रकार की समस्याएं जो मैंने भी बताई मौजूद ही हैं। तो स्वाभाविक अगर वो तीनों चीजें बेसिक स्तर पर नहीं पाएगा तो एक वीक ह्यूमन रिसोर्स होगा। 3 मैंने यहां बताई, बाकी और भी हैं, बाकी तो पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी बाकी ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी, रीस्किल अप स्किल, वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये वीक ह्यूमन रिसोर्स होगा। वीक ह्यूमन रिसोर्स हो गया तो अब ये क्या, या तो रिक्शा चलाएगा या कुछ इसी प्रकार का काम करेगा। तो ये उतना ही कमा पाएगा, इनफैक्ट उतना भी नहीं कमा पाएगा जिसमें उसकी आजीविका चल सके। वो डिपेंड रहेगा किस पर? सरकार पर। और सरकार के लिए भी यहाँ एक सबक है कि अगर इस प्रकार से लोग प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन में रहेंगे, तो यूपीएससी ने ही प्रश्न पूछा था कि जो अगर गरीबी कहीं भी है, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा, पूछा था कि नहीं पूछा था? पॉवर्टी एनीवेयर, कहीं पर भी अगर गरीबी है तो वो कहीं की भी प्रॉस्पेरिटी हो, प्रॉस्पेरिटी एनीवेयर, उसके लिए वो एक क्राइसिस है। कैसे क्राइसिस है? अब आप कहेंगे सर बताइए। अरे भैया, अगर गरीबी है, ये प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन है, एक बहुत बड़ी आबादी भारत की बिलो टू पॉवर्टी लाइन है, एक बहुत बड़ी आबादी एपीएल है, जस्ट बीपीएल के ऊपर है। तो जो बीपीएल वाले, सरकार उन्हीं के लिए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और इस प्रकार की ना जाने कितनी स्कीम चला रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ना जाने क्या। तो आप सोचिए कि सरकार का कितना बड़ा बजट कमजोर मानव संसाधन की भेंट चढ़ रहा है। इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि हमने प्रारंभिक स्तर पर काम नहीं किया। अगर हम प्रारंभिक स्तर पर काम करते तो स्वाभाविक रूप से प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन कम होता, तो सरकार का जो सोशल बजट है, सोशल एक्सपेंडिचर है बजट में, वो भी कम होता। तो रिजल्ट क्या होता कि उस पैसे को हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इकोसिस्टम, डेटा सेंटर बनाने में खर्च करते। लेकिन हमारे पास तो ये समस्या है। इसीलिए आज पिछले दशकों से मैं एक दशक से ऊपर हो गया मुझे लेक्चर लेते हुए, एक दशक मैंने पढ़ाई की है, 20 सालों का मेरा करियर इस फील्ड का। और उसमें आप हम यही पढ़ रहे हैं कि भारत अपनी जीडीपी का 0.67% आरएनडी पर खर्चा करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस आरएनडी का 64 to 65% सरकार खर्च करती है, 35% प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है। तो इसके लिए
आलोचना होती कि प्राइवेट सेक्टर खर्च नहीं क्यों करता। अरे भाई, प्राइवेट सेक्टर खर्च इसलिए नहीं करता कि उसको पता है कि हम नई चीज बना के यहाँ जो है किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे। चूंकि हमारे पास स्किल्ड मैनफोर्स नहीं, स्किल्ड मैनफोर्स जितनी भी है वो विदेशों में जा करके ऑब्वियस है पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं वो जॉब कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चक्र है जिसमें देश फंसा हुआ है। तो वीक ह्यूमन रिसोर्स है तो अगली पीढ़ी भी उसकी ऐसी होगी, अगली पीढ़ी, यही है प्रोसेस। अब इसको अगर दूर करना है तो सबसे बड़ा साधन क्या होगा? ऑब्वियस एजुकेशन। स्कूल, स्कूल का भोजन, स्कूल का मिड डे मील, न्यूट्रिशन भी मिला, हेल्थ भी अच्छा हुआ, एजुकेशन भी अच्छी मिली। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आप डालिएगा कि प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को रोकने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिर आप देखिए, कह रहा है कि स्कूली शिक्षा क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अगर आप जागरूकता नहीं उत्पन्न करते हैं तो ये जो आपका आरटीई कानून है ये बेकार साबित होगा। आप सोचिए, जो बात मैं कह रहा हूं, मैंने जो स्टार्टिंग में इतनी बातें कही क्यों कही, इस प्रश्न को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूं। पढ़िएगा बच्चों एक बार तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मैंने आपको बताया, स्कूल शिक्षा की इंपॉर्टेंस में अगर आप जागरूकता, ये प्रश्न की डिमांड है, आप लिख लीजिए। अगर आप स्कूली शिक्षा क्या है ये हम बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं तो हम कुछ भी करें, ये जो आर्टिकल हम कुछ भी सुधार करें, चाहे कानून बना दें, वह काम नहीं करेगा। तो स्कूली शिक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है? वही जो मैं आपको सिखाया अभी, हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, कि हम बच्चों को कैसे तैयार करें, जो मैंने पूरा एक मॉडल दिया कि कैसे अमीरी और गरीबी को स्कूलों में खत्म करें। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे, यानी जो लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास में हम कमजोर क्यों हैं? देख लीजिए, क्योंकि हमारी शिक्षा अगर समानता के साथ नहीं चलेगी तो कितना बड़ा चैलेंज है आप स्वयं देख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके आधार पर आपकी रैंकिंग निकाली जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन बहुत रेलिवेंट हो जाता है इस संदर्भ में भी, कि अगर एक बहुत बड़ी आबादी के बच्चे इन स्कूलों में नहीं जा पाएंगे तो फिर वही तो मानव विकास को कमजोर करेंगे। ठीक है ना? फिर जीएस पेपर 3, इंट्रा और इंटर जनरेशनल इक्विटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ठीक है, समावेशी विकास कैसे आएगा ये भी आपको यहीं से सीखना है, ये निबंध मैंने जिक्र कर ही दिया। और मूल्यों से जन वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने लगती है। तो ऑब्वियस है, मूल्यों से वंचित शिक्षा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मूल्य दिए हैं समानता के, इसको स्कूल के करिकुलम में शामिल करके और लगातार इस पर काम करना चाहिए जिससे चतुर शैतान ना बने। अदरवाइज चतुर शैतान क्या करते हैं आप सबको अच्छे से पता है, करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और करप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। तो यही समानता, स्वतंत्रता, ये बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, जब इनको आप प्रैक्टिकल, जो मैंने लैब वाला एग्जांपल दिया, तो वही लैब वाला एग्जांपल इनके साथ जीवन भर रहेगा। और वो जिस भी फील्ड में जाएंगे, वो आईएएस बने, वो बिजनेस में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, टेक्नोलॉजी में जाएं, जहां भी जाएंगे वह उनको लीड करेगी हमेशा। कौन? वो वैल्यूज। तो इस प्रकार के, ठीक है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन में सोशल जस्टिस कैसे लाया जाए उस पर अपनी एक टिप्पणी दी है कि स्कूल समानता के माध्यम हो, और अगर स्कूल समानता के माध्यम होंगे तो स्वाभाविक है वह न्याय वाला समाज होगा और उसमें दान यानी
जो भी मैंने सरकार की स्कीमों के थ्रू मिल रहा है, उसकी आवश्यकता कम होगी और उसके क्या एडवांटेज होंगे, वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस आप लोगों के सामने कर चुका हूं। अब मुझे बताओ, समझ में आया, मजा आया इस टॉपिक में कि नहीं आया? यानी पूरा आपने पढ़ा। अब आते हैं थोड़ा सा पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखते हैं, जिससे कि चीजें और बेहतर ढंग से आप सीख सकें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न मैंने बनाए वो आईक्यू आईपी वाले प्रश्न आप यहां पर जरूर याद रखिए। आईक्यू आईपी क्वेश्चंस यानी आईक्यू आईपी के प्रश्न। सोचिए आप सब फिर से एक बार कि अगर एक समाज है और आपका समाज है, एक समाज में जो गरीब बच्चा है वो गरीब बच्चा अलग स्कूल में पढ़े और अमीर बच्चा वो अलग स्कूल में पढ़े, और दोनों की जो दुनिया है वो तो एक ही है, इंडिया। यानी दोनों की जो दुनिया है, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा, कभी आपस में मिले ही नहीं, कभी आपस में मिले ही नहीं। तो क्या, अब प्रश्न आपसे है, तो क्या हम सच में एक समान लोकतंत्र, प्रश्न है, समान लोकतंत्र यानी इक्वल डेमोक्रेसी और समान नागरिकता यानी इक्वल सिटीजनशिप की बात कर सकेंगे या बात कर सकते हैं? ठीक है, बोलिए, कर सकते हैं? इसी मूल प्रश्न पर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मार्क में मैंने बनाया, इसी मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी महत्व प्राप्त करती है कि समाज में समानता की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ये कथन जो सुप्रीम कोर्ट का है मेरे बच्चों, केवल टिप्पणी ही नहीं है, बल्कि नंबर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और आरटी राइट टू एजुकेशन RET एक्ट 2009 और प्लस इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की नैतिक आत्मा, मोरल सोल, तीनों को ये जोड़ता है सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट। मामला क्यों आया, जिसका मैंने हल्का सा जिक्र किया आपके सामने, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, या हम कहें कि मामला क्यों आया। तो अभिभावक दिनेश बिजवानी ने शिकायत की कि उनके बच्चे को पास के नेबरहुड स्कूल, पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट के बावजूद प्रवेश नहीं दिया गया। नेबरहुड स्कूल का अर्थ है ऐसा स्कूल जो बच्चे के घर के पास हो, और इससे फायदा क्या होता है, दूरी, खर्चा, सुरक्षा, ये शिक्षा में बाधा ना बने, इसलिए RTE एक्ट में नेबरहुड स्कूल का प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चों। अब ठीक है, ये हुआ RTE एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हमें प्रवेश नहीं दिया गया। फिर उन्होंने RTI दायर किया। अब RTI की भी इंपॉर्टेंस है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार। जब RTI स्कूल में डाली गई तो यह सामने आया कि स्कूल में सीटें खाली थीं, तब भी नहीं दिया गया। यहीं से प्रश्न उठा कि क्या शिक्षा सच में एक मौलिक अधिकार है या सिर्फ कागज पर लिखा वादा। जो पहला प्रश्न था उसको आप याद कीजिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि क्या यह मौलिक अधिकार है या सिर्फ कागज पर लिखा एक वादा। यही यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा था, बस केवल लैंग्वेज अलग थी। अब आर्टिकल 21 यानी शिक्षा का अधिकार को समझिए। आर्टिकल 21 कैसे जस्टिफाई करता है। आर्टिकल 21 आपको पता है 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब शिक्षा अब पॉलिसी नहीं है। एजुकेशन इज नॉट पॉलिसी, ओनली पॉलिसी, नीति नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट है, यानी ये मौलिक अधिकार है। क्या है ये? यह एक मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों।
और इस मौलिक अधिकार को जमीन पर लागू करने के लिए हमें एक कानून की जरूरत थी, जिस कानून का नाम था आरटीई एक्ट 2009। अब तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आरटीई एक्ट क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आप देखिएगा, यानी कि जो मूल अधिकार में दिया गया उसको इंप्लीमेंट इसके द्वारा किया जाएगा। इसके नाम से स्पष्ट है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, आप सबको पता है। अब यहां पर कहा गया इस कानून में फ्री प्लस कंपल्सरी एजुकेशन। तो फ्री का मतलब निःशुल्क, यानी कोई फीस नहीं ली जाएगी। किताब, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी का खर्च नहीं, निःशुल्क। कंपल्सरी यानी अनिवार्य, राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल में हो, यानी राज्य चेक करे। यानी यह बच्चे का नहीं, राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। आप सोचिए, गजब का कानून है ये। और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? आरटी एक्ट के तहत पहला प्रावधान था 25% रिजर्वेशन, यानी निजी जो स्कूल है उसमें 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। यानी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो उसका 25%। उद्देश्य यही था कि गरीब और अमीर बच्चे एक ही स्कूल, एक ही कक्षा में पढ़े। यही वह बिंदु है जहां से सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता शुरू होती, जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। तो जब आप लिखिएगा हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, इस प्रकार के निबंध, तो ये जो फंडामेंटल राइट का मैंने जिक्र किया, आरटी एक्ट का जिक्र किया, ये सब जरूर लिखिएगा आप, ठीक है ना। और इसके एक हो गया। दूसरा, इसके द्वारा जो एक कैपिटेशन फी होती है ना, जिसको आप डोनेशन कहते हैं, यानी मोटी रकम लेकर के जो एडमिशन स्कूलों में होते हैं, उस पर भी रोक लगाई गई। यानी आरटी एक्ट इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है। कोई डोनेशन ना ले सकता है ना दे सकता है, लेकिन आपको पता है कि डोनेशन चलता है भयानक रूप से। यानी इस कानून के द्वारा शिक्षा को व्यापार बनने से रोकने का प्रयास किया गया। तो कानून हमेशा अच्छे होते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन, दहेज वाला कानून कितना अच्छा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका गलत हो जाता है। तीसरा, स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक, यानी जैसे माता पिता की स्क्रीनिंग होती है ना, एक प्रकार का छोटा सा इंटरव्यू, यानी माता पिता का इंटरव्यू टेस्ट, माता पिता की हैसियत, ये सब पूछना इलीगल है, क्योंकि शिक्षा योग्यता नहीं है, अधिकार है। ये इसमें कहा गया। इसमें मेरी तरफ से कोई पॉइंट नहीं। चौथा पॉइंट है टीचर और जो बच्चे हैं उनका रेशियो, यानी शिक्षक और छात्रों का अनुपात, टीचर प्यूपिल रेशियो हर कक्षा में एक निश्चित हो, ताकि शिक्षा केवल नाम की ना हो बल्कि गुणवत्तापूर्ण हो। यह था आरटी एक्ट। और इसी आरटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए जो फैसला दिया वो आपके सामने है। तो कोर्ट ने क्या कहा? जब ऑटो चालक का, जो मैं कब से कहता रहा हूं, जब ऑटो चालक का बच्चा, जब रेहड़ी वाले का बच्चा, जब जज का बच्चा एक ही बेंच पर बैठते हैं, तो जो क्लास का ईगो है, वर्गीय घमंड है, वो टूटता है। सोशल डिस्टेंस यानी दो अमीर और गरीब के बीच में जो है वो दूरी घटती है, और समान नागरिक चेतना पैदा होती है कि हम सब समान नागरिक हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी वाले हैं जिनको विरासत में मिला, कुछ को नहीं मिला, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी कारण ने, मतलब यही कारण था तीनों, कि एक साथ सब पढ़ें, समान नागरिक चेतना पैदा हो। और मेरे प्यारे बच्चों, इस आरटीई एक्ट को इसी कारण से, इन तीनों कारणों से जो मैंने आपको बताया, 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको नॉर्मेटिवली एम्बिशियस लॉ कहा। इस शब्द को पकड़ लीजिएगा, क्या पता यही पूछ ले, नॉर्मेटिवली एम्बिशियस लॉ कहा। क्या कहा? नॉर्मेटिवली एम्बिशियस लॉ कहा है। अब आप, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कहा है, तो फ्यूचर में भी प्रश्न आता है कि एक मतलब आरटीई एक्ट को नॉर्मेटिवली एम्बिशियस लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, इसके क्या अर्थ हैं और इसका क्या स्वरूप आप आज के एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं, तो ये बड़ा मजेदार चीज है। तो नॉर्मेटिव जो एम्बिशियस है, इसका मतलब है ऐसा कानून, आरटीई ऐसा कानून है जो सिर्फ नियम ना बनाए बल्कि समाज को बदलने की कोशिश करे। तो यह जो आरटी एक्ट है वो समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप समझ गए हैं, यही सारी बात है।
अब अगर हम आरटी एक्ट के बाहर जाएं तो मैंने स्वाभाविक रूप से एथिक्स भी लगाया था जीएस पेपर 4 की दृष्टि से, कैसे ये आईक्यूआईपी हो सकता है इसका, वो भी एक बार सुन लीजिएगा। जैसे नैतिकता में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे न्याय यानी जस्टिस, नंबर 1। दूसरी चीज महत्वपूर्ण, समता यानी इक्विटी। और तीसरी चीज महत्वपूर्ण है ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा। और चौथा है कंपैशन यानी करुणा। न्याय यानी सभी बच्चों के लिए समान अवसर की बात करता है। समता कमजोर वर्गों को विशेष सहारा देने की बात करता है। और ह्यूमन डिग्निटी बच्चे को भेदभाव से मुक्त शिक्षा की गारंटी देता है। और कंपैशन राज्य का नैतिक दायित्व सुनिश्चित करता है। तो ये चार नैतिक मूल्य इस केस के साथ जुड़े हैं, इस कानून के साथ जुड़े हैं। और ऐसे में जब स्कूल किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करता है तो वह इन चारों स्तर पर नैतिक विफलता भी दिखाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए यह फैसला हमें सिखाता है कि शिक्षा कोई योजना नहीं है, कोई दया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव है। अगर स्कूल समान होंगे तभी समाज समान बनेगा। और यही आरटी एक्ट की आत्मा है, संविधान की मंशा है और सुप्रीम कोर्ट का संदेश भी है। आई होप आप पहला टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से समझ गए। क्लियर हुआ बच्चों? अब अगर समझ गए तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं और उनकी चर्चा कर लेते हैं, मॉडल क्वेश्चन की तरफ, जिनका आंसर अभी आपको पीडीएफ में बना बनाया मिलेगा बच्चों। ठीक है। समाज में समानता स्कूलों से शुरू होनी चाहिए। इक्वलिटी इन सोसाइटी मस्ट बिगिन इन स्कूल्स। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर जांच करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में कैसे काम करता है। ये आपके सामने प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे सामाजिक बदलाव का एक माध्यम है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज नॉट मेरली अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बट अ मोरल कमिटमेंट ऑफ द स्टेट। यानी इथिक्स का क्वेश्चन है, शिक्षा सिर्फ एक पॉलिसी का साधन नहीं बल्कि राज्य की एक नैतिक जिम्मेदारी है। स्कूलों में समानता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आलोक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने में शामिल नैतिक पहलुओं की चर्चा कीजिए। चारों नैतिक पहलू मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, इन पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आप सब यूपीएससी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, आपको मेंटर के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा कि अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों पढ़ना चाहते हैं तो हाँ, ऑप्शनल और जीएस दोनों आपका मैं कराता हूं। और अगर केवल आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। और अगर आप मेरी मेंटरशिप चाहते हैं, जो आने वाले समय की नई सच्चाई है लेकिन वो देर से समझ में आती है, तो मेंटरशिप आईएएस की कंप्लीट अवेलेबल है, जिसमें ये क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मेंटरशिप, अब आप सोचिए कि इसमें मेरा नुकसान है कि मेंटरशिप मैं देता हूं, यानी कितनी मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद भी मैं कहता हूं कि ये, और ये मैं फ्री दे रहा हूं। उसमें आप दोनों कोर्स को मिला लीजिए, इतनी कोर्स की फीस ही है, और कंपेयर कर लीजिए कहीं पर भी, और उसके बाद भी मेंटरशिप को लेके आ रहा हूं। यानी आपको पढ़ना है तो आप जीएस और ऑप्शनल अगर पढ़ते हैं उतना ही पैसा मुझे देंगे जितना मेरी मेंटरशिप के लिए, और जबकि मेरी कोई बाध्यता नहीं रहेगी, लेकिन मेंटरशिप में मेरी बाध्यता है। तो वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में, अब जब टेक्नोलॉजी आपके हाथ में बन रही है, तो अब आपको बड़ी टीम की जरूरत नहीं, यानी हम लोग मिल करके बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने। इसके बाद स्टेट पीसीएस के सभी मेंस की तैयारी करा रहा हूं। याद रखेंगे, पंजाब पीसीएस के भी 3 बच्चे, एक ने एडमिशन लिया, 2 जल्द ही लेने वाले हैं, जिसमें से एक का पंजाबी लैंग्वेज है, यानी पंजाबी गुरमुखी में उनको लिखना है, और वो भी कंटेंट में बना करके दे रहा हूं। आपको जरूर एक नमूना दिखाना चाहूंगा। तो स्टेट पीसीएस आपका कोई भी हो, एमपी हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, अगर आप मेंटरशिप में आएंगे तो फिर चीजें आपके लिए इजी होंगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पंजाब पीसीएस वाला, एक बार आप जरूर देखें इसको। कल, अभी तो तबीयत थोड़ा आज ही ठीक हुई है, कल इसको मैं यहां पर भी लगाऊंगा, जिससे आपको, ये आप देख सकते हो। ये भाई साफ हो जाओ, अगर आप दिख रहा हो थोड़ा टाइम, हाँ अब आ गया। अब आप देखिए, ये मैंने पंजाब पीसीएस का एसे का कंटेंट बना के दिया है।
भूमिका 150 शब्द की है, आप देख सकते हैं, ठीक है? यानी पहले बच्चों से बात करता हूँ, फिर उसके बाद बॉडी 500 से 520, क्योंकि वहाँ 800 शब्दों में लिखना होता है। फिर उसके बाद आप देखोगे, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये सारे एक-एक पॉइंट पूरा डिटेल में डिस्कस्ड है। ये देख सकते हैं आप। ये पंजाबी लैंग्वेज है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अंत में कंक्लूजन 140 शब्दों का है। फिर बच्चों से बात करता हूँ कि भाई क्या इसमें, तो बोले नहीं, हाँ जी सर, पहले वाले से ठीक है। फिर उसके बाद मेरी तरफ से सारी चीज़ें मेंटरशिप में जारी, फिर उस ये आंसर लिख करके आ रहा है जिसको अभी मुझे चेक करना है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये मैं इसलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैं समय से आगे सोचता हूँ और ये सत्य होने वाला आने वाले समय का, क्योंकि प्री अगर निकल रहा है तो वन साइज फिट्स ऑल में आप चल नहीं पाएंगे। और अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट मिल करके ठान लें तो अब उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत छोटी टीम की अब जरूरत है, बड़ी टीम की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब उसके बाद ये हमारा फोन नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के फिर से दावे करने के बीच ये याद किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी चीन को कैसे सौंपी थी। शक्सगाम घाटी पर भारत के हालिया और कड़े बयानों ने 1960 के दशक की शुरुआत के एक ऐसे मामले पर फिर से ध्यान दिलाया जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जो भू राजनीतिक रूप से जियोपॉलिटिकली एक बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का एक बायलिटरल बाउंड्री एग्रीमेंट, द्विपक्षीय सीमा समझौते के तहत भारत द्वारा दावा किए गए एक बड़े इलाके को चीन को सौंपने का फैसला 1963 में था। यह मुद्दा कश्मीर विवाद नंबर 1, चीन पाकिस्तान रणनीतिक सहयोग नंबर 2 और क्षेत्रीय यथास्थिति को बदलने की कोशिशों पर भारत की लंबे समय से चली आ रही आपत्तियों के बीच आता है। तो सक्सगाम वैली आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर है, ठीक है ना? सियाचिन एरिया में ये है सक्सगाम वैली आपके सामने। अब ये 1963 की जो ट्रीटी हुई थी चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने इसको चाइना को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि हमें फंसाना चाह रहा था। क्या कर रहा था? हमें फंसाना चाह रहा था। ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ मेरे प्यारे बच्चों। और ये हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो चाइना के साथ है, रेड वाली। अब आप इसको देखिए, ये वाली अब आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अक्साई चीन चाइना ने कंट्रोल कर ही रखा 1962 के बाद से, और ये भी चाइना को पाकिस्तान ने दिया, जिस पर भारत ने कहा कि ये हमारा है। तो अब ऑब्वियस है विवाद होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें वगैरह बनवा रहा है। भारत ने कहा चाइना इस प्रकार का कोई भी निर्माण यहां नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारा संप्रभु क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं ये, और ये दोनों भारत को कैसे परेशान करने वाली बाउंड्री चैलेंज है, यानी सीमा चुनौतियां हैं। इसीलिए यूपीएससी ने पूछा कि बढ़िया बाड़ें बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं, हमारी बाड़ें बढ़िया है नहीं, इसलिए हम अच्छे पड़ोसी नहीं है। ठीक है ना? सीमावर्ती क्षेत्रों में क्यों चैलेंज है, आप देख सकते हैं हर जगह तो भारत की सीमा पर खोपड़ी पर कुछ न कुछ समस्या बैठी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। एरिया सक्सगाम वैली आपके सामने है, सियाचिन ग्लेशियर आपके सामने है। एरिया हेल्ड बाय चाइना, अब मतलब ये आप समझ लो पूरा चाइना के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, और हमारा जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, श्रीनगर, कारगिल, लेह, इधर से पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से सर पे बैठा हुआ, इधर चाइना। तो अगर चाइना कोई मोर्चा खोल दे इंडिया के खिलाफ और उधर पाकिस्तान उसका सपोर्ट कर दे तो फिर हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। जरा इस मैप को आप थोड़ा सा महसूस कीजिए एक बार तो बच्चों, फटाफट जरा, कि हमारे लिए कैसी दिक्कत हो सकती है। एक बार इसको पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि मजा आया कि नहीं मजा आया, बस इसी इतने से।
हो गया बेटा? तो ये हमारे सामने मुद्दा है, ठीक है? और अब आप इसको देख सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ग्वादर कासगर, ठीक है? ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक सीपीईसी को भी याद रखिए, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी आप याद रखिए, ठीक है ना? ग्वादर से कासगर तक ये जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप स्वयं सोचिए कि ये कहां से होके जा रहा है, क्या उसी सक्सगाम से होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप जरा देखिए, कासगर जब जा रहा है तो यानी ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते में पड़ता है सक्सगाम वैली। आई होप अब आप समझ गए। तो इसका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ सीधा सीधा कनेक्ट भी है। क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण? भारत में इसके पड़ोसी संबंध, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि दोनों देशों के बीच इरिटेंट यानी तनाव के बिंदु, जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। तो 2024 में भी प्रश्न पूछा। भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक, एक बड़ी और मेरे प्यारे बच्चों अशांत सीमा है। ट्रबल्ड बॉर्डर, अशांत सीमा देख सकते हैं, जिनमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। अब उन्हीं विवादास्पद मुद्दों में एक मुद्दा सक्सगाम वैली भी आज मैंने ऐड कर दिया। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दे तथा सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या है, तो आज हम सक्सगाम वैली को लेकर के सीमा के साथ क्या विरोधी मुद्दे उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। फिर ये तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात है, जिसकी चर्चा इसमें नहीं है, तो इसमें उसकी चर्चा बाद में करी जाएगी। यानी सीमा के साथ हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ क्या मुद्दे हैं? एक मुद्दा सक्सगाम घाटी का है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन। तो दुर्गम क्षेत्र और कुछ देशों यानी चाइना और पाकिस्तान, सेम वही टॉपिक, यानी सक्सगाम घाटी भी यहां पर सीमा प्रबंधन के सामने एक कठिन कार्य के रूप में आएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है, और बताया गया कि भारत इससे अलग क्यों रह रहा है। तो भारत इसीलिए अलग रह रहा है कि जैसे हमारा दावा वाला जो क्षेत्र है सक्सगाम घाटी, उसको तुमने हथिया लिया है, तो हम कैसे वहां, तुम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी जब वो पाकिस्तान के ग्वादर से चाइना के कासगढ़ तक जाएगा, तो जो रास्ते में एरिया आ रहे हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, और वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो हम कैसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होते हैं तो हम अपनी संप्रभुता को खुद ही चैलेंज कर देंगे। यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है, इसलिए भारत इसका हिस्सा नहीं है। उसी का एक उदाहरण सक्सगाम घाटी का आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 2018 में आपसे निबंध पूछा, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य क्यों है? भाई जटिल कार्य इसलिए है कि भारत पाकिस्तान जब अलग हुए उसके बाद दोनों के बीच में तनाव, सक्सगाम घाटी भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को प्रदान कर दी, आप देख सकते हैं। 2005, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो जो भारत ने इस सक्सगाम घाटी पर रणनीति अपनाई है वो वही है कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना। अब वो क्या है उसके बारे में हम लोग एक डिस्कशन यहां पर करते हैं, विस्तार के साथ बातचीत करते हैं। तो बेटा यूपीएससी यही है, बाकी कुछ है नहीं। या कोई सा भी स्टेट पीसीएस अगर आप देते हैं तो बस जो दुनिया में चल रहा है उस पर आप अपनी निगाह बनाए रखिए, ऑप्शनल मजबूत कीजिए, मेंटरशिप पकड़िए, लाइफ को चेंज कर लीजिए, ठीक है? तो ये आपके सामने सक्सगाम वैली साफ साफ दिख रही है, ठीक है? इसी को मैं लेकर के चल रहा हूं, चूंकि ये आप देख सकते हैं, मतलब ये पाकिस्तान का एक फ्रंट हो गया, चाइना का फ्रंट, ये आप देखिए ना, इसको मैं ऐसे कलर कर दूं तो हम तो यहाँ एकदम से फंसे हुए हैं, ठीक है? तो इसी हम फंसे हुए, इसलिए भारत को ये चीजें समझ में आ रही है। और आजादी के बाद देखिए, ठीक है आप मोदी जी की आलोचना करें, उनकी सरकार की आलोचना करें, लेकिन आजादी के बाद ये सारी चीजें किताबों में कहीं पढ़ी नहीं। आपने कभी पढ़ी किसी भी किताब में सक्सगाम घाटी 1963? जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्लियामेंट में इसका खंडन किया। ऐसा नहीं, लेकिन लिखना चाहिए ना, नई पीढ़ी को सारी चीजें पता होनी चाहिए। यानी ये चर्चा में इसलिए कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने स्पष्ट किया कि सक्सगाम घाटी जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये जो घाटी है भारत का अभिन्न हिस्सा है।
और भारत ने कहा जो 1963 में तुमने समझौता करके चाइना तुमने पाकिस्तान से ये ले लिया था, वो एक इलीगल एग्रीमेंट है और इलीगल तुम्हारा कब्जा है। और भारत ने सक्सगाम घाटी में जो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, उसका विरोध किया और सीपीसी को भारत की संप्रभुता का उल्लंघन बताया, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब हम कहेंगे तो एक्शन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ, तो भाई न्यूटन का थर्ड लॉ, रिएक्शन भी आएगा। तो रिएक्शन क्या है चाइना की तरफ से? चीन ने अपने जवाब में कहा, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा, तो चीन ने कहा कि सक्सगाम घाटी उसका अपना क्षेत्र है, पाकिस्तान के साथ किया गया समझौता वैलिड है, यानी वैध है। ठीक है ना? तो सक्सगाम घाटी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों सियाचिन ग्लेशियर है और उसके नॉर्थ में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के, आप ऐसे देखिए इसको, थोड़ा इसकी और भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, इसके जस्ट उत्तर में है ही है ये। इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है और इस समय भारत के लद्दाख के पास ये है, आप देख सकते हैं, और वर्तमान में चीन के नियंत्रण में। ठीक है ना? क्षेत्रफल इसका 5000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और डिफिकल्ट टेरेन है, जो सीमावर्ती क्षेत्र के सामने भारत का चैलेंज भी यूपीएससी ने पूछा था, यानी भौगोलिक स्वरूप ऊंचे पहाड़, अत्यधिक ठंड, मानव बसावट लगभग नहीं है। भारत का दावा है कि यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर यानी अब लद्दाख, यानी हमारी जो यूटी है लद्दाख, उसका हिस्सा है। पाकिस्तान की इसमें भूमिका आपको मैं बता ही चुका हूं, यानी पहले यह हिस्सा पाकिस्तान ने जो कश्मीर ऑक्युपाई कर लिया था, यह उसका भाग था, पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया। आई होप आप समझ गए। अब इसी संदर्भ में 1963 का थोड़ा सा समझौता भी आपको समझने की जरूरत है। 1963 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद पाकिस्तान, स्वाभाविक रूप से भारत से उसके संबंध तनावपूर्ण थे, 65 में हमारे युद्ध भी हुए और वह चीन को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता था ऑब्वियस है। और चीन क्या चाहता था कि भारत के साथ अपनी मजबूत स्थिति, युद्ध के बाद उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, उसको और स्ट्रांग बनाना चाहता था, इसलिए उसने एग्रीमेंट कर लिया और पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी चीन को दे दी। क्लियर है? और वहां पर एक आर्टिकल था इनके बीच में समझौते का, आर्टिकल 6, ये इंपॉर्टेंट है, यानी पाकिस्तान और चीन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ 1963 में, उसका आर्टिकल 6 वो कहता है कि यह समझौता परमानेंट नहीं है, कश्मीर विवाद सुलझने के बाद सीमा पर फिर बातचीत होगी। आई होप आप समझ गए। तो ये सारी बातें आप कहेंगे सर ये बात तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई थी, एक्चुअल में भारत ने इसको फिर से क्यों उठाया, यानी भारत की आपत्ति क्यों? तो भारत की आपत्ति नंबर 1 कि पाकिस्तान के पास अधिकार नहीं था यह संधि करने का, चूंकि वह पाकिस्तान ने वह एरिया जबरदस्ती कब्जा किया था जिसको हम कभी न कभी ले लेंगे, यानी पाकिस्तान स्वयं अवैध कब्जेदार था। दूसरा, तीसरे पक्ष की भूमिका देना, यानी कि वो हमारे उनके बीच का विवाद था, वो क्षेत्र एक समझौते के द्वारा उसने तुम्हें दे दिया, यानी विवादित क्षेत्र किसी तीसरे देश को दे देना, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और तीसरा, यह कश्मीर विवाद को और जटिल बना देता है। ये 3 तर्क देकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी आपत्ति जताई। अब आप कहेंगे सर उस समय 1963 में क्या भारत की सरकार ने कुछ कहा था? जी हां, संसद में पंडित नेहरू ने बयान दिया था, यह समझौता भारत पाक कश्मीर वार्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, यानी चाइना के भी चालती और अमेरिका भी नहीं चाहता था कोई समझौता हो और चीन कश्मीर विवाद में दखल दे रहा है, ऐसा पंडित नेहरू ने कहा। भारत पाक मतभेदों का फायदा उठा रहा है, याद रखिएगा। और उस समय भी भारत ने चीन के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया, समझौते को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद आज तक भारत सरकार का एक परमानेंट इस पे रुख रहा है, एक अस्थायी रुख रहा है कि भारत ने कभी भी इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। ठीक है? आई होप आप समझ गए। यानी भारत हमेशा से स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू और कश्मीर
और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। किसी भी प्रकार की जमीनी स्थिति बदलने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, ये जो आप ग्वादर से और कासकर तक की यात्रा देख रहे हैं, यानी सीपीईसी और सक्सगाम घाटी का क्या संबंध है, ये भी एक बार आप जान लीजिए। आपको पता है सीपैक यानी सीपीईसी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत 2015 में होती है और इसका मार्ग आप देख सकते हैं, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से कासगर ये चाइना का है। उद्देश्य चीन को तेल और व्यापार के लिए अपना एक वैकल्पिक मार्ग बनाना था और मलक्का स्ट्रेट, जिस पर कभी चर्चा करूंगा, बहुत सकरी पट्टी है। मलक्का स्ट्रेट पर मलक्का जल डमरू मध्य पर अपनी निर्भरता को इसके द्वारा जो है चाइना कम करना चाहता है। भारत की आपत्तियां क्या है? तो जो सीपीईसी है वो आप देख सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के गुजर रहा है, और जैसे गुजर रहा है भारत की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। और सक्सगाम घाटी के पास चीन कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। सियाचिन और एलएसी पर दबाव बढ़ेगा। आई होप आप समझ गए। तो यही विषय आपको पढ़ाना था और विस्तार से इसके बारे में एक प्रश्न मैंने बना दिया है, जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है, जरा पढ़िएगा। सक्सगाम घाटी के बारे में भारत के हालिया बयानों से पता चलता है कि बाहरी ताकतों द्वारा मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिशों के कारण भारत के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही। इस संदर्भ में भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में जिन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके स्वरूप और आंतरिक सुरक्षा पर उनके प्रभाव की जांच करें। क्या इस प्रश्न को आप डील कर पाएंगे? जी हाँ, डील कर पाएंगे, कोई भी इश्यू। तो इसका आंसर अभी आपको पीडीएफ में मिलेगा। दूसरा, सक्सगाम घाटी और चीन पाकिस्तान सहयोग से जुड़े हाल के घटनाक्रमों ने भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में जटिलताओं को उजागर किया है। यानी ये प्रश्न जीएस पेपर 3 का है और ये प्रश्न जीएस पेपर 2। यानी इस संदर्भ में पाकिस्तान और चीन के साथ स्थिर और स्थायी संबंध बनाए रखने में भारत को आने वाली मुख्य कठिनाइयों का विश्लेषण करें। यानी मैंने पूरा टॉपिक ही क्लियर कर दिया, केवल सक्सगाम नहीं, इसमें बहुत कुछ जोड़ दिया, जिसका आंसर आपको मिलेगा। बीएमसी चुनाव सिविक बॉडी की क्या जिम्मेदारियां हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है? लगभग 4 साल के अंतराल के बाद बृहन-मुंबई महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को हो रहे हैं। इन चुनाव के बाद मुंबई में फिर से निर्वाचित नगर सेवकों, इलेक्टेड काउंसलर्स की परिषद बनेगी, जो शहर के रोजमर्रा के कामकाज और भविष्य की योजनाओं पर निर्णय लेंगे। और कभी कभी क्या होता है, ये मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि कुछ पता नहीं होता कि जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारी सोच से जो है परे होते हैं, मतलब हम सोचते नहीं और आ जाते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपसे पूछ सकता है। भारत की सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली नगर निकाय है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है कि अमूमन जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हम क्या बात करते हैं? ठीक है ना? तो हम यही बात करते हैं, संसद, विधानसभा, सरकार। हम इतनी ही चर्चा, अगर बड़ी चर्चा आप देखें तो यहीं तक जाकर के हम सीमित रह जाते हैं। बट जो लोकल बॉडीज हैं मेरे प्यारे बच्चों, उससे जनता, यानी जो लोकतंत्र में सब कुछ है, यानी लोकतंत्र की मालिक है जनता, वह इन्हीं स्थानीय शासन से सीधे जुड़ी होती है, जिनकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ये मुद्दा बड़ा मजेदार है और जिसको हम लोग पढ़ेंगे। स्वाभाविक है, भारतीय संविधान में जो व्यवस्था संशोधन के द्वारा लाई गई है लोकल बॉडीज की, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, स्थानीय स्तर पर देखिए लोकल बॉडीज पर पूरी यूनिट ही है। और ठीक है ना, स्थानीय निकायों में फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो आज हम बीएमसी के फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज पर, यानी पैसा कैसे काम करती हैं और क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, उस पर बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, कभी भी प्रश्न आता है तो जो अर्बन बॉडीज हैं उनको कैसे हम बेहतर कर सकें और उसमें फाइनेंस के रूप में, फंक्शन के रूप में, यानी फंड और फंक्शन दोनों में कैसे वो मजबूत हो सके, कैसे बेहतर काम कर सके, क्योंकि शहरों के विकास की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। शहर जीडीपी के मुख्य आधार है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि बीएमसी वाला टॉपिक हमें क्यों पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपके सामने टॉपिक
निकल करके आता है, जिसकी चर्चा अब मैं आपके साथ करूंगा विस्तार के साथ। ठीक है, तो ये मुद्दा हो गया और इस मुद्दे पर एक डिस्कशन, जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में लोकल बॉडी बहुत महत्वपूर्ण होती, क्योंकि नागरिक इसी से सीधे कनेक्टेड होता है। जैसे सड़क पर गड्ढा है या नहीं, घर में पानी आ रहा है या नहीं, कचरा उठ रहा है या नहीं, अस्पताल में इलाज मिल रहा है या नहीं, ये आम जनता से जुड़े लोकल रोज के मुद्दे। इन सब का फैसला कौन करता है? नगर निगम, बीएमसी और ऐसे अन्य नगर निगम। क्या संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, या म्युनिसिपल कारपोरेशन करता है, या पार्लियामेंट करती है? ठीक है, जरा इसके बारे में मुझे बताएं। ठीक है, नगर निगम और संसद, मेरे प्यारे बच्चों बोलिए। तो भारत के सबसे बड़े नगर निगम का उदाहरण है बीएमसी, मेरे प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका। ये 1865 में बनी थी, यानी अंग्रेजों के कार्यकाल में। शहर मुंबई आप सबको पता है भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, सबसे रिच, जैसे मुकेश अंबानी हो या अडानी हो। बजट 74,000 सीआर, मेरे प्यारे बच्चों, और लगभग 1.25 लाख या 1,15,000 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, मेरे प्यारे बच्चों। कई भारतीय राज्यों से बड़ा बजट है इनका, और इसीलिए इसको इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। और भारत की आर्थिक राजधानी का मैनेजमेंट इसी बीएमसी के द्वारा किया जाता है, मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए बीएमसी केवल एक नगर निगम नहीं है, बल्कि अर्बन गवर्नेंस की जड़ है। क्या है बीएमसी? क्या है? अर्बन गवर्नेंस की धुरी है। तो यही मुझे आपको पढ़ाना था, अर्बन गवर्नेंस। और अर्बन गवर्नेंस में फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज कभी भी पूछे आपको, जो आज समझा रहा हूं, यहां से बहुत कुछ इनपुट मिलेगा। ठीक है, बीएमसी क्या काम करती है? ऑब्वियस है, आपको अच्छे से पता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था कि नहीं आया था? 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd और 74th, तो 74th आया था 1992 में। इसके तहत कितने आर्टिकल है? जैसे 243 क्यू है, ये नगर निगम यानी इसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित है कि नहीं है, 243 क्यू। अब इसमें क्या क्या ड्यूटी दी गई है? तो 243 क्यू प्लस 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची भी है। इस 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम दिए गए। तो क्या क्या काम करते हैं 12वीं अनुसूची में? पहला, अर्बन प्लानिंग। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी, शहरी नियोजन, सड़कें और पुल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ, प्राथमिक शिक्षा, शहरी परिवहन, ये सारे विषय यह नगर निगम डील करते हैं। यानी संविधान ने यह माना, ये शक्तियां देते हुए 74th अमेंडमेंट के द्वारा और 12वीं अनुसूची के द्वारा, कि शहरों का विकास बिना मजबूत नगर निकाय के, अर्बन बॉडी के संभव नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति कहां से आती है, यानी पावर। तो पावर को जरा समझते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक ढांचा। क्या कहते हैं? प्रशासनिक ढांचा। ठीक है ना? तो इसका, बीएमसी का कौन होता है? एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, जिसे हम नगर आयुक्त कहते हैं, और यह कोई आईएएस अधिकारी होता है। एग्जीक्यूटिव पावर सब इसी की मतलब इसी की होती है, यानी बजट में खर्च, टेंडर और जो भी परियोजनाएं होती हैं, सबकी इसके हाथ से ही होकर के निकलती हैं। दूसरा, एक चुना हुआ मेयर होता है, आपको पता है, सॉरी, मेयर होता है। ये निर्वाचित
प्रतिनिधि होता है और उसकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक होती है। अब आप समझिएगा यहां पर मैं क्या सिखाने जा रहा हूं। मेयर ज्यादातर औपचारिक है, यानी लगभग पावर इसी के पास है, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। इसका अर्थ क्या है कि भारत में शहरी शासन अभी भी ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन है, अफसरशाही प्रधान है। जबकि बीएमसी की जिम्मेदारियां नागरिक जीवन की ऋण है। क्यों? क्योंकि बीएमसी या कोई सी भी नगर निगम सीधे सीधे तय करती है सड़कें कैसी होंगी, पानी आएगा नहीं आएगा, कचरा कैसे उठेगा, अस्पताल कैसे चलेंगे, स्कूल कैसे होंगे, बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। ठीक है ना? तो ये मुद्दा है, ठीक है ना? यानी ये सब कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ विषय। तो मुझे यही सिखाना था कि भैया मेयर के चुनाव भले हो रहे हैं, लेकिन पावर अभी भी अफसर के पास ही सबसे ज्यादा। हालांकि अफसर उन्हीं का होगा जिनकी सत्ता होती है, अभी आपको पता है, ठीक है ना? तो बीएमसी चुनाव, यानी जब मैंने आपको पढ़ाया कि यार सारी पावर तो ऑलमोस्ट इनके पास है, आईएएस के पास है, तो बीएमसी चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है? यानी जब नगर आयुक्त के पास शक्ति है तो चुनाव क्यों? कारण लोकतांत्रिक जवाबदेही, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी 74,000 करोड़ रुपए जो बोलने में अच्छे लगते हैं वो जनता के पैसे हैं। तो निगरानी कौन करेगा? जनता के प्रतिनिधि ही करेंगे। दूसरा, स्थानीय जरूरतों की समझ स्वाभाविक है इन्हीं और इनके सहयोगियों के पास होती है। और तीसरा, संविधान की भावना, यानी 74वां संविधान संशोधन केवल प्रशासन नहीं, लोकतंत्र को नीचे तक ले जाने के लिए। और चौथा, ऑब्वियस है, अफसरशाही संतुलन। बिना निर्वाचित परिषद के पूरा शहर केवल प्रशासकों से चलाना कहीं ना कहीं अफसरशाही असंतुलन बनाएगा। इसलिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे। और एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप करेंगे। बृहन मुंबई नगरपालिका भारत की शहरी शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। क्या सिखा पाया हूं? बीएमसी चुनाव के महत्व की चर्चा करते हुए बड़े नगर निगमों के सामने जवाबदेह और प्रभावी स्थानीय शासन सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का जिक्र कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कीजिए खूब बढ़िया से। एप्पल गूगल के बीच में डील, अब हमारा अगला टॉपिक आता है। अब इसको भी आप बढ़िया से पढ़िए, समझिए। छोटा सा टॉपिक है और मैं इसको समझाता हूं, ठीक है? तो अगला टॉपिक आपके सामने आ गया। इसके बारे में मैं बहुत कुछ स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, इसलिए केवल इसका जिक्र करूंगा अभी हल्का सा, फिर उसके बाद आकर के। यानी एआई स्ट्रेटजी इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे देश हो, दुनिया, समाज, आप, हम, बड़ी बड़ी कंपनियां, सब एआई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आज हम सब हमेशा एआई की बात करते हैं। यार आप देखते हो फोटो वगैरह, आपको फोटोग्राफर की जरूरत नहीं, आपका फोटो एडिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका फोटो एडिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप किसी को सोचिए कि कितने रोजगार पर नुकसान है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यह हमें समझना होगा कि एआई अब केवल एक तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, रणनीतिक शक्ति बन चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे कभी तेल, परमाणु तकनीक या इंटरनेट हुआ करता था। इसी पृष्ठभूमि में यह न्यूज आपके सामने आती है। दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां एप्पल और गूगल साथ आ जाती हैं। और ये इसलिए आ रही हैं कि अब गूगल का जो जेमिनाई एआई है वो एप्पल को अपनी सेवा देगा। और ये केवल एप्पल, जो एप्पल का श्री है, वो केवल जेमिनाई एआई की सेवा नहीं लेगा। ये केवल यह विषय सिरी को अपग्रेड करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की एआई इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी निर्भरता और डिजिटल शक्ति के संकेंद्रण, यानी डिजिटल पावर के सेंट्रलाइजेशन को भी दिखाती हैं। समझिएगा, जिसके पास एआई है वही रूल करेगा। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? आप सोचिए कि दुनिया कहां पहुंच रही है और हम लोग कहां हैं। वाह वाह वाह, हम सब मजेदार हैं। $1 अरब प्रतिवर्ष की मानी जा रही, जरा निकालिएगा ये डील जो हुई है, $1 अरब प्रतिवर्ष। आप सोचिए एप्पल को जाना पड़ा तो आप लोग किस खेत की मूली हैं, गाजर हैं, बथुआ हैं?
2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद पूरी दुनिया में जनरेटिव एआई रेस शुरू हो गई। और उस रेस में आप सबको पता, मैंने पहले पढ़ाया है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ किया, ओपन एआई के साथ एक गहरा इन्वेस्टमेंट किया। फिर गूगल ने क्या किया, गूगली ने जेमिनाई जैसे विशाल एआई मॉडल विकसित किए। फिर उसके बाद मेटा और अमेजॉन ने अभी अरबों डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए, और बेचारा पीछे छूटा रह गया एप्पल। अब आप कहेंगे सर एप्पल क्यों छूटा रह गया? क्योंकि इसकी जो अप्रोच थी सबसे पहले प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच। आप देखिए, आपके पास अगर एप्पल का फोन हो तो वो दूसरे फोन से लेने देने में समस्या कर देता है। तो प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच थी, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने ऑन डिवाइस एआई पर ही जोड़ दिया, यानी एप्पल एआई पर ही जोड़ दिया, और बड़े क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल से दूरी बनाए रखी। बड़े क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल यानी जैसे जेमिनाई, जैसे चैट जीपीटी। आई होप आप समझ गए। यानी एप्पल की सबसे बड़ी चुनौती थी फाउंडेशन एआई मॉडल की कमी। अब आप कहेंगे सर ये फाउंडेशन एआई मॉडल क्या होता है? ये फाउंडेशन एआई मॉडल वह मूल एआई मॉडल होता है, यानी समझिए कि क्लास 1 क्लास 2 पढ़ के आप जो यहां तक पहुंचे तो क्लास 1 आपका फाउंडेशन एआई मॉडल है, वही चीज है। तो फाउंडेशन एआई मॉडल वह मूल एआई मॉडल होता है जिस पर आगे चल के वॉइस असिस्टेंट, यानी जैसे आप अभी नहीं चैट जीपीटी किस पर बोल करके कोई अपनी चीज मतलब सर्च कर लेते हैं, वॉइस असिस्टेंट, इमेज की अंडरस्टैंडिंग, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, ऐप लेबल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स बनाए जाते हैं। यानी जो भी आज आप चैट जीपीटी, जेमिनाई में, एआई डीप सीक में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसी फाउंडेशन एआई मॉडल से जनरेट होती हैं, ठीक है ना। अरे भाई, आप छोटा बड़ा ना सीखे होते तो क्या आज आप हिंदी लिख पाते? एबीसीडी ना सीखे होते तो क्या आप कोई भी स्पेलिंग लिख पाते? वही चीज यहां पर जो फाउंडेशन एआई है वो करता है। एप्पल के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं था जो जेमिनाई या जीपीटी के स्तर का हो, जो सिरी को, यानी एप्पल का जो एआई असिस्टेंट है सिरी को पूरी तरह नया बना सके। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जेमिनाई के पास आए। तो गूगल का जेमिनाई क्यों महत्वपूर्ण है? यानी एक तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर वाला एआई मॉडल है बच्चों। ये मल्टी मॉडल है, यानी एक साथ टेक्स्ट, आवाज और इमेज को समझ सकता है। बड़े भारी क्लाउड स्केल पर काम कर ही रहा है। एप्पल ने मूल्यांकन किया और माना कि अगर सिरी को वास्तव में स्मार्ट बनाना है तो उसे एक शक्तिशाली फाउंडेशन मॉडल चाहिए, और वह गूगल के पास है। और यहीं से एप्पल और गूगल की एआई डील आगे बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रौद्योगिकी कितनी महत्वपूर्ण है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा, ठीक है। यानी अब ये जो जेमिनाई है वो एप्पल के पूरे एआई इकोसिस्टम का आधार बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो बस यही आपको फिलहाल के लिए पढ़ना है, टेक्नोलॉजी के यूजेस। इस पर मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है। एप्पल का अपनी एआई स्ट्रेटजी को गूगल के जेमिनाई मॉडल पर आधारित करने का फैसला, फाउंडेशनल एआई के रणनीतिक महत्व और टेक्नोलॉजिकल कंसंट्रेशन के बढ़ते जोखिमों दोनों को दर्शाता है। आलोचनात्मक रूप से जांच करें, ठीक है। तो इस प्रश्न का, मुकेश क्या हाल है बेटा, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? आरओ का तुम्हारा था ना पेपर, ठीक है बच्चों। तो फिर यूपीएससी की तैयारी अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में स्वागत है आप सभी का। और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेंस की तैयारी तो यार आप लोगों को स्वाभाविक, जो स्टेट पीसीएस वाले हैं आप तो छोड़िए मत, मेंस की तैयारी बहुत इजी हो चुकी है, ठीक है। और आप कुछ भी करेंगे, गलतियां भी ये एआई करते हैं, और उस लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे जिस लेवल पर मेंटर ले जा पाएगा। इसलिए किसी की बात मानिएगा नहीं। 2 रुपया बचाने के चक्कर में 2 साल खराब करना, ये कहीं की भी मैं समझ सकता हूं समझदारी भरा कदम नहीं है, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अच्छा आप नहीं, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं बच्चों
आज थोड़ा सा हेल्थ ठीक है, थोड़ा सा और आराम करना चाह रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि लूज मोशन है, लेकिन अभी सुबह मुझे जाना नहीं पड़ा, बहुत अच्छी है अभी स्थिति। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फिर अगर सही सुकून रहता है तो 4 बजे की क्लास आप नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स की जो अपनी चल रही है, और उसके बाद फिर ऑप्शनल की दोनों क्लासेस, यानी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री प्लस जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल, दोनों की क्लासेस आज स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज कल से तो पक्का ही है, हिंदू के बाद 11:30 बजे जो क्लास होगी वो ऑप्शनल की होगी सुबह ही, क्योंकि एक एक ही बार में सारी चीजें निपटाऊं, सेकंड मीटिंग कुछ और भी काम करना होता है, आप ही लोगों के लिए पर्सनल मेंटरशिप एंड सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू। खूब मेहनत करिए, प्रीलिम्स बेटा घबराना नहीं है, इस बार निकालना है। ठीक है, बाय, थैंक यू।